आप सबको मेरी स्क्रीन दिख पा रही है? ओके। तो आज का टॉपिक जो है वो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आपने पिछले टॉपिक के बारे में जाना था कि गट रीसेट, अब गट रीसेट हमें मालूम पड़ा कि हमें गट रीसेट में वो कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने लाइफस्टाइल में अपनानी है, हमें कौन सी आदतों को छोड़ना है, हमें किस तरीके से एक रूटीन बिल्डिंग करना है। गट रीसेट एक स्टार्ट है हमारे इस जर्नी का, जिसमें हम एक रूटीन बिल्डिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से एक्सरसाइज में इन्वॉल्व होना, किस तरीके से एक डाइट को फॉलो करना, डाइट के जो गाइडलाइंस हम आपको दे रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि आप कैफीन इनटेक ना कीजिए 10 दिन। ठीक है, उसकी जगह आपके पास जो ऑप्शंस हैं कि आप इन्फ्यूज्ड वाटर में से कुछ ले सकते हैं, आप प्रोसेस्ड फूड नहीं लेंगे, रिफाइंड शुगर नहीं लें। ठीक है, उसके साथ आप हेल्दी किस तरीके से स्नैक्स ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को हमने आपको कहा कि आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपके डाइट को इन्फ्लुएंस कर रही है। इसी के साथ हमने मेडिटेशन सेशंस में पार्ट लेना स्टार्ट किया, जो आपके स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प कर रहा है। तो साथ ही अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूं, आज का जो सेशन है वो आपका हेल्दी वेट, जो गट हेल्दी गट, लिवर एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो किस तरीके से आपका जो गट हो गया, आपका लिवर हो गया, इंसुलिन सेंसिटिविटी होगी, ये किस तरीके से अपना प्रभाव डालेगा अगर आप अपना एक जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं हेल्दी लिविंग की। किस तरीके से इनका हेल्दी होना इंपॉर्टेंट है, इनका क्या रोल है, आज हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि बीते हुए पिछले सेशन के बारे में। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि हमने गट रीसेट के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था कि आप किस तरह से इंट्रोड्यूस करेंगे कस्टमर को कि गट रीसेट क्या है। हम सब जानते हैं गट हमारा मेन पार्ट बन जाता है जब हम इस तरीके से एक हेल्दी जर्नी के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हमें अपनी गट को तैयार करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ कि आपका गट अगर सही नहीं होगा तो आपका डाइजेशन, आपका एब्जॉर्प्शन जो न्यूट्रिएंट्स का है कि उसके अंदर से सारे उसकी अच्छी चीजें ले लेना, आपका गट वो नहीं कर पाएगा। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हमने जाना था कि गट हमारा सेकंड ब्रेन भी होता है। ठीक है, कि हमारा जो भी मूड है वो इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो अगेन आपका जो स्ट्रेस और स्लीप साइकिल है वो किस तरीके से आपके गट को अफेक्ट करेंगे, उस पे क्या असर डालेंगे। दूसरी चीज है, हमने 4 पिलर्स के बारे में सीखा था। वो कौन से 4 पिलर्स हैं, क्या आप में से कोई मुझे बता पाएगा? चार कौन कौन से पिलर्स के बारे में हमने जाना था? आप में से कोई बताना चाहे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। यस, अमेजिंग, अमेजिंग। आप सभी अ, लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से लगता है सेशंस को अटेंड कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत अटेंटिव रह रहे हैं। बिल्कुल सही लिखा है कि हमारे जो 4 पिलर्स थे, पहला पिलर आपका हेल्दी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, जिसमें कि आप अच्छा खाना खाएं, आप एक बैलेंस खाना खाएं, वो सारी चीजें ना लें जो आपके गट को इरिटेट कर सकती है, आपके गट को परेशान कर सकती है, वो चीजें नहीं। दूसरा आपका हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जाना था कि कितनी इंपॉर्टेंस है हाइड्रेशन की, कि जब आपके चाहे वो डाइजेशन में हेल्प करे, ठीक है, आपके गट की क्लीनिंग, आपकी बॉडी की क्लीनिंग में हेल्प करे, टॉक्सिन्स रिमूव करता है। सेकेंड हमारा पिलर था एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके गट के जो मसल्स होते हैं उनको भी थोड़ा सा एक मूवमेंट में आना होता है। साथ ही साथ आपकी बॉडी में एक जो कैलोरीज हम कह रहे हैं कि बर्न करना, ठीक है, जो डेफिशिट में रहना, उसमें हेल्प करता है। थर्ड पार्ट है आपका लाइफस्टाइल, जिसमें आता है आपका स्लीप एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, अगेन आपका अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, ठीक से एंजाइटी आपके
दिमाग में काफी सारी चीजें चल रही हैं, एंग्जाइटी आप फील कर रहे हैं, ठीक से नींद नहीं ले पा रहे, आपके हॉर्मोन्स बिगड़ेंगे, कॉर्टिसोल जो एक स्ट्रेस हार्मोन होता है वो बढ़ेगा, अगेन वो आपके गट को अफेक्ट करेगा। चौथी चीज थी आपका सप्लीमेंटेशन, जिसमें हमने सप्लीमेंट्स के बारे में जाना था, आपका फाइबर और आपका प्री एंड प्रोबायोटिक, कि किस तरीके से इन दोनों सप्लीमेंट्स का रोल है हमारे गट रीसेट में, हमारी हेल्थ में, और जो हमारा मेन एक टारगेट है एक हेल्दी वेट और हेल्दी लिविंग का, उसको अचीव करने में। तो अभी हमने ये जान लिया कि गट रीसेट क्या है और वो क्यों जरूरी है। हमने लास्ट स्टेप में ये तो कवर कर लिया कि हमारा गट रीसेट का क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे हमें इसको 10 दिन को आगे चलाना है। अब गट रीसेट के बाद क्या, हमने 10 दिन पूरे कर लिए गट रीसेट के, तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम लेंगे। तो सबसे पहली चीज, गट रीसेट के बाद आपको जो करनी है, आपको अपने जो बैच में जो आपके जो कस्टमर्स हैं, जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, उनकी एक स्टोरी बिल्ड करनी है। ठीक है, अब ये स्टोरी कैसे बिल्ड होगी कि बहुत सारे तरीके से आपको पता है कि आपने जब स्टार्ट किया है अपना ये प्रोग्राम, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, ये हेल्दी प्रोग्राम, तो आपने सबसे पहले एक चीज की थी, आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना, आपने लोगों को इनकरेज करा कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करें, जिसके थ्रू आपको उनकी सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन, डे टू डे लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, रोजमर्रा में वो क्या खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीजें आपको मालूम पड़ रही हैं। तो एक तो ये एंगेजमेंट आप कर रहे हैं। सेकंड चीज हो गई कि जो सेशंस, अगर आप उनको कुछ नॉलेज सेशंस दे रहे हैं, उसमें उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, थर्ड हो गया, कितने अच्छे से जो आपने गाइडलाइंस प्रोवाइड की, जो हमने भी आपको गाइडलाइंस दी थी कि 10 दिन आपको ये चीजें करनी है, आपको कुछ चीजों का रिप्लेस करना है, रिमूव करना है, अच्छी चीजों से रिप्लेस करना है ना। जैसे कि 4 आर्स थे ना हमारी गट रीसेट में, कि रिमूव, रिप्लेस, रिबैलेंस और रीसेट, है ना, ये 4 हमारे आर्स थे। तो इसको फॉलो करते हुए किसने अपना रूटीन चेंज किया, कौन एक्सरसाइज अच्छे से कर रहा है, कैसे लोग मेडिटेशन की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें थी हमारे पास कंट्री सेट में। अब हमारी जो जो हमारा बैच है, उसमें वो जिसने परफॉर्म करा है, हम वो स्टोरी पिक करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं, अगर आप अपने पिछले टाइम पे जाएं, कि जब आपने 10 दिन का कट रिसेट पूरा किया था, तो आपने किस तरीके से अपने अंदर चेंजेस देखे थे। अब वो चेंजेस हर तरीके के थे, आपकी हैबिट्स चेंज हुई थी। बहुत सब लोगों ने कहा था कि हम चाय नहीं छोड़ सकते, ये तो बहुत जरूरी है, इसके बगैर दिन नहीं स्टार्ट होता, है ना। तो ये वाला किस तरीके से लोगों की आदत बदल गई थी, वो शिफ्ट हो गए थे बिल्कुल हेल्दी चीजों से। या तो वो अपना दिन स्टार्ट कर रहे हैं सौंफ के पानी से, ठीक है, या गुनगुने पानी के साथ जिसमें लेमन या हनी डाल के, ठीक है, अजवाइन का पानी, बहुत सारे ऑप्शन से उसके साथ अपना दिन शुरुआत करने लगते हैं, 1 दिन 2 दिन के चीजों के बदलाव के बाद। और अपना रूटीन चेंज करते हैं कि सुबह 6 बजे उठ के अगर वो सेशन अटेंड कर रहे हैं, एक्सरसाइज अटेंड कर रहे हैं, तो हर चीजों में आप लोगों ने अपने आप को बदला था। आप लोगों की एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान की एक स्टोरी थी, और उसी स्टोरी को आपको ये कोशिश करनी है कि आप वो बैच में वो उस स्टोरीज को उठाएं, उस चीज का एक इम्पैक्ट क्रिएट करें, उस चीज को आगे बढ़ाएं। सबसे इम्पोर्टेंट उसमें क्या चीज कर सकते हैं आप, कि जो हमने पैरामीटर्स लिए थे, हेल्थ मेजर किया था सबसे पहले गट रिसर्च शुरू होने से भी पहले, वो हम पैरामीटर्स दोबारा करेंगे। प्री गट रिसर्च मतलब कि गट रिसर्च से पहले जो पैरामीटर्स थे हमारे, उसको हम कंपेयर करेंगे, देखेंगे जब 10 दिन के गट रिसेट के बाद। एक चीज, अगर हम वो लोग HR इंटरप्रिटेशन वाले सेशन में जाएं वापस, हमने एक चीज सीखी थी कि ट्रैकिंग, प्रोग्रेस का ट्रैकिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो क्या हमें इंफॉर्मेशन देगा कि किस तरीके से किसी भी इंसान का बॉडी चेंज हो रहा है, कैसे कैसे रूटीन चेंज होने की वजह से कौन कौन से मेजर्स पे उनका असर आ रहा है। क्योंकि आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं,
हेल्दी चीजें अगर आप अपनाएंगे तो आपका पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा। पर वो किस तरीके से हो रहा है, कौन सा मेजर, कौन सा पैरामीटर्स आप पे आपको पहले ज्यादा फर्क दिख रहा है, हर किसी का अलग होगा। जरूरी नहीं अगर किसी ने 10 दिन में अगर कुछ अपना जो वेट है उसने कुछ किलोस का डिफरेंस देखा पहले और बाद में, तो सभी का वैसे ही आई नहीं। किसी का हो सकता है विसरल फैट में असर आया हो, डिफरेंस दिखा हो, किसी का बॉडी फैट में हो। ठीक है, और भी जो हमने अगर कंपेयर करें, एक और चीज है कि ये तो पैरामीटर्स हैं, दूसरी चीज है कि किस तरीके से आप देख रहे थे अपनी बॉडी को, अपने रूटीन को, कि पहले मेरी बॉडी में ब्लोटिंग थी, ठीक है, बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी, ठीक से, या मेरा गट, या मैं कॉन्स्टिपेटेड, कॉन्स्टिपेशन, कोई कॉन्स्टिपेटेड रहता था, क्या वो सब चीजें भी बदली हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि आपके पहले और बाद में किस तरीके के चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले चेंजेस है, चेंज को ऑब्जर्व करने का तरीका है, या वो जब हम स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं उस बैच में से पार्टिसिपेंट्स की, या इंडिविजुअली, या एक कम्युनिटी की, तो सबसे इम्पोर्टेंट आप ध्यान दें कि उनका पहले पैरामीटर्स क्या थे और उनके बाद के पैरामीटर्स क्या हैं। ठीक है, अब ये पैरामीटर्स, या आपने उनसे जो बातचीत की, या आपका जो एक ग्रुप था उसमें जो आपको एंगेजमेंट आ रही थी, ये बहुत अच्छे से आपको मौका देगा कि वो स्टोरीज को आप पिक करें, आप देखें, और वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सके कम्युनिटी पे भी, और बाकी सब पे भी जो भी उस पार्ट है उस बैच का। ठीक है, गट रीसेट का जो इम्पैक्ट है, गट रीसेट के बाद, कि किस तरीके से गट रीसेट ने किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी एक इंसान की लाइफ को, उसकी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म किया, जो उसका असर आया है, पॉजिटिव असर, उसके आसपास हम एक स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। इसका इम्पैक्ट जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, कम्युनिटी में, आपके इंडिविजुअल जो बैच में लोग हैं उनके ऊपर किस तरीके से, अगर हम डिटेल में एक बार दोबारा से देखते हैं, हम किस तरीके से इस स्टोरीज को बिल्ड करने के लिए कैसे कैसे कौन कौन सी चीजों पे ध्यान दें। कुछ परसेंट के लोग हैं, आप देखिएगा कि उस कम्युनिटी में कुछ परसेंट के लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने देखा होगा कि उनके सिम्टम्स ठीक हो गए। अब वो सिम्टम्स वही है जो मैं बात कर रही हूँ, कि ब्लोटिंग कम हो गई, कॉन्स्टिपेटेड रहते थे वो नहीं है, एसिडिटी बहुत लोगों को होती है, और हम सबको पता है क्यों। जैसे अगर आप, जो लोग खाली पेट चाय पीते थे, ठीक है, उन्होंने वो चीज बंद कर दी, उनका वो एसिडिटी वाली प्रॉब्लम से आराम मिल रहा है। दूसरी चीज कि ब्लोटिंग वगैरह, क्योंकि आपका गट जो है रीसेट हो गया है, क्लीन हो गया है दोबारा से, जो भी अच्छे माइक्रोबायोम है, जो आपके गुड बैक्टीरिया हैं, उनका ग्रोथ स्टार्ट हो गया है, उनका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। तो वो बैड बैक्टीरिया, जो चीजें, जो गलत टॉक्सिन्स निकाल रहे थे, जो टैक्स आपके गैसेस रिलीज कर रहे थे, उन सबको वो रिमूव कर चुका है। तो जो भी गैस तरीके की चीजों को फील करना, ब्लोटिंग करना, ये सिम्टम्स कैसे आपने देखा कि एक इंडिविजुअल कह रहा है कि हाँ मेरे को ये फर्क पड़ा, मुझे इसमें आराम मिला, तो आप एक वो परसेंटेज देख सकते हैं कि हाँ मेरी कम्युनिटी में इतने लोगों को सिम्टम्स उनके सुधर गए। सेकेंड थिंग, अगेन इम्पॉर्टेंट, किसने पूरा टाइम एंगेजमेंट दिखाया, वो एंगेज रहे, किस तरीके से एंगेज रहेंगे, अपने मील प्लेट्स भेज रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि किसने कौन से टाइम पे क्या चीज खाई। दूसरी चीज, एक्सरसाइज कौन कर रहा है। तीसरी, अगर आप उनको कोई एक्टिविटी देख रहे हैं, याद था ना कि हम नॉलेज सेशन के बाद एक स्लाइड आती थी कि आज का एक्टिविटी ये है ना? तो इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकते थे कि आज आपने कितना पानी पिया, क्या आपने 3 लीटर का टारगेट पूरा किया, या आपने आज कोई भी वीगन ऐसी प्रोटीन रिच चीज, आपने कोई मील बताई है जो आपने खाई, क्योंकि हम सब वीगन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं 10 दिन। तो ऐसी जो भी एंगेजमेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, कौन कितने परसेंट कोई बहुत हाईली एंगेज रह रहा है, एक आप वो भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, जो हमारे पैरामीटर्स थे, कितने परसेंट लोगों ने वो पैरामीटर्स में चेंजेस और इम्प्रूवमेंट देखा, पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट देखा, कैसे उनके जो 6 पैरामीटर्स थे वो पहले और 10 दिन के बाद में कैसे चेंजेस हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स भी हो गए जो हम पहले देख रहे थे गट रिसर्च से पहले, हमारे पैरामीटर्स के चेंजेस भी देख लिए, और किस तरीके से कोई इंगेज रह रहा है हमारे उस प्रोग्राम के टाइम पे। चौथी चीज क्या हो सकती है कि अब
ये है कि बेनिफिट क्या हुए किसी को गट रीसेट में, बहुत से बेनिफिट हो सकते हैं। हो सकता है पहले कोई इंसान शायद नहीं सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहा हो, या उसकी बॉडी वो नहीं रेडी हो पा रही, ठीक है, या फिर वो बीती रात क्योंकि ठीक से सो नहीं पा रहा, स्ट्रेस में है। तो बहुत सी चीजें हो सकती हैं, एक रूटीन उनका हेल्दी हो गया। उन्होंने जो, बहुत से लोग शायद कोशिश भी कर रहे थे कि वो अपनी जैसे बाहर का खाना, जंक चीजें छोड़ दें, हेल्दी या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कुछ लोग शायद नहीं खा रहे थे, पर अब उन्होंने इंक्लूड कर दिया। इस तरीके की उनके हैबिट्स चेंज हुई हैं। उससे उनको क्या बेनिफिट हुआ है, ठीक है, कि अच्छा क्लीन साफ खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो वो बेनिफिट्स हम सबको पता है बहुत अच्छे आएंगे। लोगों की स्किन क्लीन हो जाती है, एक्ने का जिसको प्रॉब्लम होता है, ठीक है, टायर्डनेस हमेशा रहती है, वो ठीक इम्प्रूवमेंट हो जाती है। तो ये सब बेनिफिट्स हैं, आप ये भी एक फिगर आउट कर सकते हो। फिफ्थ थिंग है कि जिसने सारी एक्टिविटीज कंप्लीट करी, सारी एक्टिविटीज से मेरा मतलब कि टाइमली आपको मील प्लेट्स भी सेंड कर रहे हैं, अपना हाइड्रेशन का भी ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ आपको जो आपका एक्टिविटी आप दे रहे हैं या कुछ भी कि आपने एंगेजमेंट सेशंस आप रख रहे हैं, नॉलेज सेशंस रख रहे हैं, उसमें पार्ट ले रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। जैसे कि सिक्स पॉइंट भी यही है कि अगर जो लोग मेडिटेशन रोज अटेंड कर रहे हैं, रोज आपका मेडिटेट कर रहे हैं, जो भी गाइडलाइंस आपने दी कि आपको मेडिटेट करना है रात को सोने से पहले, ये सब चीजें अवॉइड करनी है, जो हमारी गाइडलाइंस वाला टेम्पलेट में हमने देखा था ना कि हम स्लीप उसको दे रहे हैं कि आप कुछ भी स्क्रीन ना यूज कीजिए, ठीक है, आप मेडिटेट कीजिए, कुछ बुक रीडिंग कीजिए, ये सब चीजें हम ऐसे ऐसे पॉइंट्स भी बता रहे थे। तो ये सारी चीजें कौन फॉलो कर रहा है और उसमें उनकी स्लीप क्वालिटी हम सबको मालूम है। आप मेडिटेट करेंगे, आपका जो कॉर्टिसोल लेवल है, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो कम होता है। अब वो कम होगा, जो आपके हैप्पी हॉर्मोन्स, जो अच्छे हॉर्मोन्स होते हैं, वो रिलीज होते हैं, जो इम्पैक्ट करेंगे आपकी स्लीप पे। दूसरी चीज, आपका गट क्लीन है, आप टाइमली खा रहे हैं, आपका सब कुछ डाइजेशन अच्छा हो रहा है, वो भी डायरेक्ट लिंक होता है आपकी स्लीप से। तो आपका स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगा, आप नेक्स्ट डे रिकवर्ड और बहुत फ्रेश से उठेंगे। तो ये एक आपकी जो स्टार्ट ही बड़ी हेल्दी और फ्रेशनेस के साथ हो रही है, और एंडिंग भी बिल्कुल आप अच्छे से सो पा रहे हैं। तो पूरा जो साइकिल है डे का, स्टार्ट से लेके, वो सब चीजों पे इम्प्रूव हो रहा है। तो वो भी एक हमारा पॉइंट बन सकता है कि हम किस तरीके से, जब हम स्टोरीज, इम्पैक्टफुल स्टोरीज पिक करें, तो हम उसको डिवाइड कर सके कि हाँ, हमने सिम्टम्स ठीक हुए, कौन किसके मेजर्स ठीक हुए, स्लीप क्वालिटी कैसी ठीक हुई, क्या क्या बेनिफिट्स मिले, एंगेजमेंट कैसे आ रही थी, लोग कैसे पार्ट ले रहे थे, जो जो चीजों में हम उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब हम बात करें कि स्टोरीज अगर जो आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, ये ना आपके पार्टिसिपेंट्स पे बड़ा ही अफेक्ट करेगा उनको, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो उनका एक्सपीरियंस है, अपना अपना एक्सपीरियंस है हर किसी का, उन्होंने आपको बताया, अपने पैरामीटर्स शेयर किए, सब कुछ। तो एक कम्युनिटी में ना एक इस तरीके से आएगा कि आप में हम सब जानते हैं, अगर हम कुछ अच्छा काम करें या कुछ अचीव करते हैं, और कोई बस हमें ये बोल दे कि आपने अच्छा काम किया, आपके एफर्ट्स बड़े अच्छे थे, आपने अपने आप को इन्वॉल्व किया, बड़ा अच्छा लगता है। और नेक्स्ट टाइम जब हम आगे दोबारा वो काम करेंगे, हम कहेंगे अरे नहीं, हमारी तारीफ हुई थी, हम ना दोबारा से उस काम को और मेहनत से और अच्छे तरीके से करेंगे, ताकि हमें और अच्छी तारीफ, किसी किसको तारीफ सुनना पसंद नहीं है ना, सभी को पसंद है। तो वो रिवॉर्ड जो होता है कि किसी ने आपको कहा कि आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है, आपका इम्प्रूवमेंट बड़ा अच्छा है, आपने जो एफर्ट्स डाले ये 10 दिन बहुत अच्छे हैं, और आपके रिजल्ट्स जो आए हैं, आपके जो चेंज है पैरामीटर्स में, या आपके जो सिम्टम्स इंप्रूव हुए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। एक आपकी स्टोरी क्रिएट हुई कि किसी ने अपने आप को किस तरह चेंज किया, ठीक है, और हमने उसको वो रिवॉर्ड दिया, वो इंसान भी अच्छा खुश हुआ, और आने वाले 90 दिनों के लिए वो अपने आप को और बिल्कुल ना ऐसे प्रिपेयर हो जाएगा, नहीं अब और अच्छे से करना है, क्योंकि हेल्थ इंप्रूव होते हुए दिख रही है, बॉडी इंप्रूव होते हुए दिख रही है, मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो रही है, और साथ ही साथ तारीफ भी मिल रही है, ठीक है। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल को मोटिवेट नहीं करेगा। अब कम्युनिटी में किसी ने देखा कि अरे, पर्सन ए ने सारी चीजों को टिक मार्क करा, सारी चीजें करी फॉलो, और
बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए उसके, उसका इम्प्रूव हो गया, उसकी ये सब स्लीप बेटर होगी, उसके सिम्टम्स ठीक हो गए। मैं शायद ये चीजें मिस कर रहा था, कर रही थी। मैं भी अपने आप को एफर्ट्स डालूंगी कि मैं ये सारी चीजें टिक करूं और ये सारी चीजें परफॉर्म करूं। तो बड़ा अच्छा आपका कम्युनिटी में ना एक एंगेजमेंट बढ़ाने का भी तरीका है कि सबको सेम पेज पे लाना, कि सभी लोग इन्वॉल्व होते रहें। जब हम इस तरीके के ना आपके जो ये आपके हैप्पी पार्टिसिपेंट्स का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप, ठीक है, जो भी गट रीसेट के टाइम पे, गट रीसेट का जो ये स्टेज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए भी और एज अ कम्युनिटी के लिए भी। क्योंकि इस 10 दिन में बड़ा हमने देखा भी, आप सबने एक्सपीरियंस भी करा है कि 10 दिन में बहुत ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस भी आते हैं, क्योंकि वो चीजें कर रहे हैं जो शायद हमें मालूम है हमारे लिए सही है पर हम कभी फॉलो नहीं कर पाते, है ना। तो वो चेंजेस बड़े अच्छे से दिखते हैं हमें। तो ये जो चेंज पर्सनली इंडिविजुअली दिखना और कम्युनिटी बेसिस पे उसको एक इम्पैक्ट क्रिएट करना, एक स्टोरी बिल्डिंग करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये आपको बहुत फायदा देगा एज अ आप कम्युनिटी पे भी, एज अ इंडिविजुअल भी। और जब भी आप ये प्रोग्राम को स्टार्ट कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग से लोग मोटिवेटेड और रहेंगे कि हाँ हम इन्वॉल्व हैं, हमें ये चेंजेस दिख रहे हैं, हमें इम्प्रूवमेंट आ रही है, तो आगे भी इन्वॉल्व रहेंगे। स्टार्टिंग में किसी का कि अरे मैंने 10 दिन ये सब छोड़ा, ये सब करा, मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं मिला, आगे देखेंगे, वो चीज आ जाती है। बट हाँ हमें मालूम है हेल्दी हम कर रहे हैं, हम रिप्लेस कर रहे हैं हेल्दी चीजों से, इम्प्रूवमेंट तो आएगा ही, क्योंकि हमें ये साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हम अपना रहे हैं, है ना। तो अभी हमें उस पर तो टेंशन नहीं है कि इम्प्रूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा, वो तो आएगा, पर हाँ इंडिविजुअल कोई इंसान और कम्युनिटी उसको कैसे फॉलो कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड चीज है कि आपने 10 दिन कंप्लीट कर दिया अपने, ठीक है। 10 दिन कंप्लीट करने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं, याद है कि 10 दिन कंप्लीट होने के बाद एक पीडीएफ आता था आपके पास आपके डाइट प्लान का, है ना। अब वो डाइट प्लान आता है 10 दिन के बाद, क्यों? क्योंकि 10 दिन के बाद आपकी गट ठीक हो गई है, इम्प्रूव हो गई है। अब वो तैयार है, जो आपको हम डाइट प्लान देंगे कि किस तरीके से पूरे दिन में खाना खाना है, क्या क्या चीजें आपको लेनी है, कितना पोर्शन, क्योंकि सबकी कैलोरीज डिफरेंट होंगी। मुझे जितनी कैलोरीज चाहिए मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से, पर्सन ए को नहीं चाहिए, उसका अलग लाइफस्टाइल है, उसका वेट अलग है, हाइट अलग है, बीएमआर अलग है। तो वो सब कैलोरी बेस्ड कि किसको कितना हमें कैलोरीज देना है, ठीक है, उस बेस पे हम तैयार करते हैं डाइट प्लान, ठीक है। तो अब वो डाइट प्लान मिलेगा आपका गट रीसेट के बाद। तो जो आपकी पर्सनलाइज डाइट प्लान की जर्नी होती है वो शुरू हो जाती है, जो हमने एचआरए इंटरप्रिटेशन के टाइम भी सीखा कि किस तरीके से हम पढ़ के एचआरए फॉर्म से ये जान सकते हैं कि किसी की हैबिट्स क्या है, क्या क्या चीजें, किसी की क्या एलर्जी है, किसी को कोई क्या मेडिकल कंडीशन है, उसको ध्यान रखना। साथ ही साथ अ, अभी वो रूटीन में क्या क्या चीजें ले रहे हैं उसको हम आगे आने वाले टाइम पे कैसे इंक्लूड करें उनके डाइट प्लान में, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाएगा गट रीसेट के बाद आपका। पर्सनलाइज की जो जिस इंसान की जरूरत है, उसके शरीर को जरूरत है, वो चीजें हम उसके डाइट प्लान में इंक्लूड करें। दो तरीके हैं डाइट पर्सनलाइज डाइट प्लान के लिए, अपने आप जो पार्टिसिपेंट के लिए ले सकते हैं। एक जो एमवे का आपके पास कंटेंट होगा, आप उसके थ्रू वो चीजें ले अपना डाइट प्लान ले सकते हैं, उसमें से आइडिया वो सब चीजें। दूसरी चीजें जैसे कि न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है, हम लोग आपको एक डाइट प्लान पर्सनलाइज किसी भी इंसान का बनाने में, उसको डाइट प्लान कैसे क्रिएट करना है उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं हम आपको, ठीक है। वो एक डाइट प्लान को क्रिएट करके देना एक्सपर्ट या न्यूट्रिशनिस्ट से लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो आपको कितनी कैलोरीज हैं, कैसे आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो सारी चीजें उस डाइट प्लान में ध्यान से इन्वॉल्व करके इंक्लूड करके क्या रखना है क्या नहीं, आपको अच्छे से समझा पाएगी। अब पहली चीज ये है कि डाइट प्लान तक पहुंचने के लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमें क्या पूरा करना है, हमें अपना गट रीसेट पूरा करना है, ठीक है। अब गट रीसेट पूरा करना है, इसके लिए एक चीज है कि एक ना साइकिल जैसा प्रोसेस हो जाता है कंटिन्यूअसली।
जैसे आपने किसी का फीडबैक लिया, उन्होंने बताया कि मेरे को आपने जो ये गाइडलाइंस दी ना 10 चीजों की, इसमें से मैं 7 फॉलो कर पा रही हूँ बाकी दिन में। तो आप उनसे इंटरेक्ट कीजिए, क्या कहाँ पे तकलीफ आ रही है, ठीक है, क्या नहीं वो फॉलो कर पा रहे, क्या वो एक्सरसाइज है, क्या वो उनके डाइट में चीजें हैं, उनके लाइफस्टाइल में है, स्ट्रेस और स्लीप का है, मेडिटेशन सेशन, क्या चीजें हैं। ठीक है, फीडबैक लेने से क्या होगा, आपका ना एक वन ऑन वन कम्युनिकेशन रहेगा आपकी कम्युनिटी में। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंगेजमेंट के साथ उनका फीडबैक लेते रहना। और तब तक वो चीज को कंप्लीट करना जब तक उनका वो 10 दिन का गट रीसेट कंप्लीट होके वो उस स्टेप पे ना आ जाए जहां उनको उनके लिए जो डाइट प्लान है वो देने का स्टेप या वो स्टेज ना आ जाए। अब वो स्टेज आने के लिए पहले के 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है, और उनसे भी इंपॉर्टेंट है जो उससे पहले की चीजें हैं, कि एचआरए फॉर्म फिल करना, उनके पैरामीटर्स लेना, उसके बाद ग्रुप ज्वाइन करना, उसमें सारे जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं उसको ध्यान से फॉलो करना। ठीक है, उसके बाद जो रूटीन स्टार्ट हो रहा है गाइडलाइंस के साथ, उस पे एक एक चीजों को टिक करना। तो ये साइकिल है कि आप सारी चीजें स्टार्ट करें तब तक कि वो 10 दिन में आप उस स्टेज पर आ जाएं जहां आपको एक पर्सनलाइज डाइट प्लान, क्योंकि उससे पहले डाइट प्लान किसी को देने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर किसी ने अपना गट रीसेट के 10 दिन पूरे नहीं किए, या वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं लेकर आए, या चीजें चेंज नहीं करी, अपनी रूटीन चेंज नहीं की, तो कैसे वो आने वाले टाइम पे भी वो चीजों को फॉलो करेंगे। राइट। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो डाइट प्लान तब मिलेगा जब उनके पहले की चीजें सारी कंप्लीट हो जाएंगी। 10 दिन का गट रीसेट भी हो जाएगा, उससे पहले वाले जो हमारे अभी तक के सेशंस में भी हम जो सुन रहे थे, ठीक है, वो सारी चीजें पे टिक लग जाएगा। हाँ ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पार्टिसिपेंट उस स्टेज पे पहुंचे जहां उसको डाइट प्लान आप दें, क्योंकि आने वाले 90 डेज बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि वो डाइट के हिसाब से चीजें फॉलो करेंगे, अपनी रूटीन में क्या क्या खाना है, किस टाइम पे क्या खाना है, स्टार्टिंग किससे करनी है, पहली चीज क्या लेनी है, ठीक है, एंड में रात को किस तरीके से खाना है, तो ये सब चीजें। एक हमारे पास टूल किट हम आपको अभी अब आने वाले स्लाइड्स पे देते हैं, जो आपका हेल्प करेगी किस तरीके से आपको डाइट प्लान पर्सनलाइज उनको देना है और वो सब चीजें। तो हमारे पास एक टेम्पलेट आ गया। हमने पहले के सेशंस में भी टेम्पलेट्स के थ्रू सीखा था, आज फिर हम अपना डाइट प्लान पर्सनलाइज एक टेम्पलेट के तरीके से सीखते हैं। तो पहली चीज क्या दिख रही है, डे ऑफ द वीक। फॉर एग्जाम्पल मंडे, पहला दिन मंडे है, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं अर्ली मॉर्निंग, कैसे तरीके से आपका दिन डिवाइडेड है। अर्ली मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, सप्लीमेंट्स, ब्रेकफास्ट के बाद कौन से लेने हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है डाइट प्लान पे मेंशन करना, कि आपको ये सप्लीमेंट लेना है ब्रेकफास्ट के बाद। क्यों, क्योंकि आपके बंडल में वो चीजें हैं, अगर कोई डेली प्लस ले रहा है तो उसको लेना ही लेना है। ये नहीं कि कभी याद आया कि अरे डेली आज खानी थी, आज मल्टीविटामिन लेनी थी, रह गई, ये नहीं होना चाहिए ना। लिख के देंगे, उसमें रहेगा तो याद रहेगी कि हाँ अब लेनी है ब्रेकफास्ट के बाद। फिर आ गया आपका मिड मॉर्निंग, मिड मॉर्निंग के बाद आ गया आपका लंच, इवनिंग स्नैक, फिर डिनर से पहले आपको जो सप्लीमेंट्स लेने हैं, और डिनर या उसमें जो भी कोई सप्लीमेंट इंक्लूड है। आप देख रहे हैं किस तरीके से, सिर्फ अगर मैं आपके डाइट खाने की चीजों पे बात करूं सप्लीमेंट्स हटा के, तो अर्ली मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट, मिड मॉर्निंग, लंच, इवनिंग स्नैक और डिनर, 6 चीजों में आपके खाने को डिवाइड करें। ठीक है, जो स्मॉल आपके ब्रेक्स दिए हैं कि थ्रू आउट द डे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे, उस तरीके से डिवाइड किया है। एक बारी में बहुत सारा खाना खा के, हम अभी आगे भी देखेंगे, आप लोग एक्सपीरियंस है, आपको पता है कैसा इम्पैक्ट आता है। दूसरी चीज, ये वाले कॉलम के बाद, ये वाले कॉलम के बाद हम इधर देखेंगे, सब चीजों में तीन 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 ऑप्शंस हैं सप्लीमेंट्स को छोड़ के। ठीक है, बाकी सब चीजों में आप देखेंगे कि तीन तीन ऑप्शंस दे रखे हैं। अपना डाइट प्लान याद कीजिए, तीन तीन चीजें होती थी हर चीजों में। क्यों, अब मैंने मान लीजिए ऑप्शन 1 पहली चीज में लिख दिया
कि सौंफ का पानी लेना है अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि इन्फ्यूज वाटर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और हमने यहाँ लिख दिया सौंफ का पानी। अब हो सकता है किसी को सौंफ नहीं पीनी हो, किसी को नहीं पसंद हो, किसी के वहां अवेलेबल ना हो, ठीक है, किसी को कुछ इंटरनल या हेल्थ इशू होता हो, तो वो क्यों पिएगा जबरदस्ती सौंफ का पानी। तो हमने एक और ऑप्शन दे दिया, आप अजवाइन का ले सकते हैं, आप मेथी दाना ले सकते हैं। हमने तीन ऑप्शन दे दिए, ठीक है, कि आप मंडे का दिन है, आप चाहे सौंफ लें, आप चाहे अजवाइन लें, आप चाहे मेथी दाना, जो आपके लिए सही आपको लगता है कि मेरे पास है भी, मुझे उसको पीने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, मेरी चॉइस का भी है हर। देखिए, पता चॉइस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब जानते हैं ना, घर में भी ऐसा होता है कि अगर मैं मम्मी की बात करूँ, घर में जो भी हमारे घर में खाना बनाते हैं, पहली चीज आती है कि क्या बनाए, दूसरा चीज होता है क्या खाना है। ठीक है, क्या बनाए और क्या खाना है, कि हम कोई सामने पूछेगा अरे आज दाल बन गई, नहीं मुझे दाल नहीं खाना, अच्छा आज खिचड़ी का भी ऑप्शन है ये, तो तीन चार जब ऑप्शन मिल जाते हैं ना, तो हाँ कि मेरे को ये नहीं पसंद, खिचड़ी नहीं खानी, चलो मैं दाल चावल खा लेते हैं, चलो ऐसे तो दिमाग में है। और ये सब चीजें हम ये पूछें कि खाना खाने से आधा घंटा या एक घंटा कि पहले सोचने बैठे कि क्या खाना है, क्या बनेगा, क्या ऑप्शन होंगे, तो वक्त निकल जाएगा कि आपका खाने का टाइम। तो अभी क्या है, आपके पास प्रिपेयर्ड रहेगा। डाइट प्लान का एक पहला बेनिफिट कि आपके पास प्रिपेयर है, आपको ये पूछने की जरूरत नहीं कि आज क्या बना है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस हैं, हेल्दी ऑप्शंस, कि हाँ ये चीजें हम खा सकते हैं, ये मेरे पास है, इसमें से आज ये ऑप्शन मुझे दिया है, ये पिक करके मेरे को पता है कि इतनी क्वांटिटी लेनी है, इतना मुझे इसके साथ सैलेड लेना है या इसके साथ दही लेना है, और मेरा मील पूरा हो जाएगा। उसी तरीके से हर चीज में तीन ऑप्शंस हैं। ब्रेकफास्ट में मैंने शायद एक दिन मंडे को दे दिया पोहा, ठीक है, नहीं किसी को खाना पोहा, तो अब उस वही सोचे कि दूसरा हेल्दी ऑप्शन क्या है, या कितना क्वांटिटी खाना है, वो क्वेश्चंस बड़े सारे आएंगे। वो सब चीजों को क्लियर करना कि नहीं, आपके पास पोहा के अलावा भी हेल्दी ऑप्शन है, आप चाहें तो आप एक बनाना स्मूदी भी ले सकते हैं, अगर आज टाइम नहीं है आपके पास, आपने एक स्मूदी बना ली, बनाना स्मूदी, उसमें सीड्स डाल दिए, आपने मिल्क ले लिया, ठीक है। दूसरी चीज हो सकती है, तीसरी चीज, चीले का ऑप्शन दे दिया। अब चीला, सिर्फ चीला खाने से शायद पेट ना भरे, या उसकी कैलोरीज पूरी ना हो जो उनको चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है पोर्शन साइजेस का ध्यान देना, जो क्वांटिटी लिखी जाती है ना, हो सकता है कि सबका डाइट प्लान में पोहा लिखा हो, पर क्वांटिटी सबकी अलग होगी, क्योंकि हर किसी का कैलोरी अलग है रिक्वायरमेंट। किसी को 1200 चाहिए, किसी को 1600 चाहिए। अब 1200 वाला उतना खाना तो नहीं खाएगा जितना 1600। तो पोहा दोनों खा रहे हैं पर क्वांटिटी डिफरेंट है, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि चीले के साथ आप दही ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, सैलेड ले सकते हैं, एक ये मील प्रॉपर हो गया। हम सब चीजों का ध्यान रखेंगे कि आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब भी आ गया, आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आपको विटामिन्स भी, मिनरल्स मिल गए, फाइबर मिल गया, ठीक है, और आपका प्रोटीन का भी क्वांटिटी पूरी होगी। तो जो हमारा एक आइडियल मील प्लेट होता है, हम उसके हिसाब से हमने ऑप्शंस दे दिए। सप्लीमेंटेशंस, जैसे अगर कोई डेली का बंडल जिसने परचेज किया है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि हाँ मल्टीविटामिन 1, ठीक है, एक टैबलेट आपको अपना मल्टीविटामिन का लेना है, फॉलोड बाय मिड मॉर्निंग स्नैक, क्योंकि स्नैकिंग ऑप्शन जो है ना, ये बड़े क्रूशियल होते हैं। इस टाइम पे सबसे ज्यादा लोग होते हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो अपना खा लिया अच्छे से हेल्दी, पर जब बीच की जो छोटी भूख लगती है ना कि क्या खाएं, उस टाइम पे हमेशा पहली चीज याद आएगी कुछ ना अनहेल्दी या जंक। तो पर अभी यहाँ पे ऑप्शंस मुझे पता है, चाहे वो रोस्टेड मखाना हो, रोस्टेड चना हो, भुनी हुई मूंगफली हो, ठीक है, या आपका जो उबला हुआ आपका चने होते हैं, उसमें आप एक स्प्राउट के फॉर्म में चाट बना के दे दिया, इस तरीके के ऑप्शंस मुझे पता है। अब मैं अगर रोज ऑफिस भी जाती हूँ, तो मैं अपना मखाना या ड्राई फ्रूट्स ये सब एक डब्बे में ले जा सकती हूँ, और कितनी क्वांटिटी एक बार में लेनी है वो भी मुझे मालूम है। तो अब मेरे पास ऑप्शंस पता है, तो मैं पहले से प्रिपेयर रहूंगी कि मुझे आने वाले टाइम पे क्या खाना है। तो इसलिए ये एक टेम्पलेट है जिसको हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं, जो पीछे और जो सोच होती है कि क्यों तीन ऑप्शन देने हैं, क्यों सप्लीमेंटेशन का उसमें मेंशन करना है, किस दिन क्या होगा उसका, मैंने आपको सब बताया। दूसरी चीज, कोई इंसान शायद वेट मैनेजमेंट शेक ले रहा है, मील रिप्लेसमेंट शेक, तो वो भी उस इंडिविजुअल जिसने ये चीज एचआरए में लिखा कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ रिप्लेस करने के लिए,
मेरे को वेट मैनेजमेंट शेक से, मील रिप्लेसमेंट शेक से अपना एक टाइम के लिए मैं रिप्लेस करने को तैयार हूँ। उसमें क्या मेंशन किया था, क्या ब्रेकफास्ट रिप्लेस करेंगे, लंच करेंगे या डिनर करेंगे, है ना। अब जिसको जो रिप्लेस करना है, किसी को डिनर करना है, ठीक है, हमने पहले ऊपर के सारी चीजें ऑप्शंस दे दी। हम यहाँ डिनर में दे सकते हैं उनको कि आप वेट मैनेजमेंट शेक ले लीजिए 2 स्कूप, या तो आप स्किम्ड या लो फैट मिल्क में, या 2 स्कूप इन वाटर, और आप उसमें एपीपी, जो हमारा एक स्टैंडर्ड तरीका है वेट मैनेजमेंट शेक को या मील रिप्लेसमेंट शेक को लेने का। तो हमने वो बता दिया, वो भी मेंशन किया जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पे हम सिर्फ लिख दें कि हाँ आप शेक ले लो, नहीं, शेक लेना है तो प्रॉपर लिखा जाएगा, जिससे जब कोई पढ़े तो उसके दिमाग में वो चीज बैठ जाए, नहीं हाँ मेरा डिनर ये है, मुझे ऐसे लेना है ये तरीके से। तो सारी डिटेल्स देना डाइट प्लान में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कितना खाना है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, उस इंडिविजुअल का जिसका हमने आचार्य भरा है, पढ़ा है, समझा है, उसकी आदतों के हिसाब से, उसके एलर्जी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से ध्यान रखते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें मेंशन करेंगे। ठीक है। अब हमने एक एग्जाम्पल देखेंगे। सबको मालूम है जो डाइट प्लान था वो वीकली बेसिस पे था, 7 उसमें पेजेस होते थे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। कोई ऐसा वीकेंड का स्पेशल मेन्यू नहीं होता था, सबके लिए एक हेल्दी ऑप्शन पूरे 7 दिनों के लिए होता था। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, आप सबको याद आ गया, इस तरीके से आपका कुछ डाइट प्लान दिखता था। ठीक है। ये शुरुआत हुई आपके इन्फ्यूज वाटर से, साथ ही में हमने उनको दिया आपको आपके ड्राई फ्रूट्स या नट्स का ऑप्शन, उसके बाद आपका ब्रेकफास्ट का ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद सप्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, यहाँ पे मेंशन है विद 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर, है ना। तो ये भी हम जितने आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, अगर आप डेली ले रहे हैं डेली मेंशन है, ऑल प्लांट प्रोटीन है उसमें वो मेंशन है, प्री एंड प्रोबायोटिक वो मेंशन है, और अगर और इससे पहले क्या है, फाइबर। सारे आपके चारों जो बंडल में 4 प्रोडक्ट्स हैं, सबको मेंशन किया है किस तरीके से लेना है। और प्रोटीन का हमें इम्पोर्टेंस पता है, हमें हर मील में चाहिए, इसलिए हम उनको कह रहे हैं कि आप मील में ले लीजिए कि इसके साथ आप अपना प्रोटीन इस तरीके से ऐड कीजिए। अभी वो चॉइस भी होता है कि अगर कोई दही खा रहा है उसको उसमें मिक्स करना है, या बटर मिल्क ले रहा है उसमें मिक्स करना है, कंप्लीटली ओके, उसमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर हमें मेंशन जरूर करना है कि आपको 1 स्कूप थ्रू आउट द टाइम एक एक बारी लेना जरूरी है। दूसरी चीज, ये एक बड़ी सवाल आता है कि आपने ना मंडे में यहाँ पे पनीर सैंडविच लिख दिया, पर मुझे पोहा खाने का मन है और वो तीनों ऑप्शन में नहीं था, और पोहा मेरा ट्यूसडे को है, तो क्या हो गया। आपको मालूम है कि आपको 1.5 कप लेना है, आप उसको मंडे में ले लीजिए। आपको 7 दिन ऑप्शंस तो मालूम है ना। और आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना कि अगर आप पोहा 1.5 कप ले रहे हैं, तो पूरी आपकी कैलोरीज को पूरा करना, जो ब्रेकफास्ट की कैलोरीज को पूरा करने के लिए आपको साथ में एक प्रोटीन लेना पड़ेगा, एक बॉइल्ड एग अगर आप एग लेते हैं, नहीं तो एक एप्पल। एक और चीज अब एग से, कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाली चीज, जो जो वेजिटेरियन है उनका तो सारा पूरा प्योर वेजिटेरियन वाला ऑप्शन हम देंगे। अब जो वेज और नॉन वेज दोनों मील ले लेते हैं, फूड ले लेते हैं, अब हर मील में तो कोई नॉन वेज नहीं खाएगा, पॉसिबल भी नहीं होता, इजिली अवेलेबल वाली चीज भी हो जाती है, चॉइस भी होती है। तो हमने ऑप्शन दे दिया, आप बॉइल्ड एग भी ले सकते हो, आप बिना बॉइल्ड एग के भी आपके पास ऑप्शन है। आप परांठे के साथ अगर ले रहे हो कर्ड वगैरह, जिसमें आपका कर्ड के साथ आपका प्रोटीन पूरा हो रहा है, प्रोटीन पाउडर भी आप ले रहे हैं उसके साथ हो रहा है, ठीक है, तो हर तरीके के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। जैसे डिनर में अगर चिकन करी है तो साथ में बिना नॉनवेज के जो वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं वो भी आपको प्रोवाइड करे गए हैं। क्योंकि नहीं पॉसिबल होता कि हर कोई हर टाइम चिकन खाया कुछ है, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन की वेजिटेरियन भी है, पर अगर आपको नॉनवेज खाना है, आपको पता है कि बॉइल्ड राइस लेना है 1 कप, और उसके साथ 1 कप आपका चिकन करी होना चाहिए, तो ये मुझे क्वांटिटी पता है कि अगर मैं नॉनवेज लूँ तो मुझे इतना लेना है। तो इस तरीके से आपका डाइट प्लान तैयार किया जाता है। ठीक है। आपके मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे, कुछ ऐसा संडे का स्पेशल नहीं है कि आपको हम कहें कि कुछ भी खाइए, नहीं, उस दिन भी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और हेल्दी तरीके से ही खाना है।
ठीक है। अब हमने बात की गट रीसेट क्या है, गट रीसेट से फायदा क्या मिलेगा, गट रीसेट के बाद हमें आज के सेशन में हमने सीखा कि स्टोरीज कैसे उसमें से बिल्ड करनी है, या स्टोरीज कैसे पिक करनी है, कैसे समझना है। सेकेंड चीज हमने समझी कि उसके बाद कि डाइट प्लान का पार्ट आता है, जो अगला स्टेप है 10 दिन कंप्लीट होने के बाद। स्टोरीज एक तो आपको अपनी बनानी कम्युनिटी में, साथ ही साथ अब हमें उनको पर्सनलाइज डाइट प्लान देना है। और वो डाइट प्लान का टेम्पलेट क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, उसमें किस तरीके से आपको क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है, कैसे आपको जो एक सोच होती है डाइट प्लान बनाते वक्त, ठीक है, जब आप पढ़ें भी डाइट प्लान तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ किसी ने मुझे डाइट प्लान दिया है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, एक डाइट प्लान मिल गया, हम पढ़ लिया, हम पोहा खाना है, ये 2 रोटी खानी है, दाल खानी है, सैलेड खाना है, ये नहीं, समझना तो पड़ेगा ना मुझे ये चीज क्यों लिख के दी। ठीक है, तो वो सब चीजें हमने समझ ली। तीसरी चीज आती है जो हमने स्टार्टिंग अपने टॉपिक वाले उसमें स्लाइड में कही थी कि किस तरीके से दूसरी चीज आएगी आपकी कि किस तरीके से आप एंगेज रखेंगे कम्युनिटी को नॉलेज शेयर करके, जिसमें हम आज बात करेंगे कि आपका हेल्दी लिवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस का क्या रोल है। ठीक है, लिवर हेल्दी रहे और आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी, ये किस तरीके से आपके हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग की जो फिलॉसफी है, जो हमारा मेन एम है, उसको कैसे इन्फ्लुएंस करता है, उसको कैसे उस पर असर डालता है, उसको किस तरीके से अगर लिवर ठीक नहीं है तो क्या होगा, ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए, और ठीक होता है तो हमें हमारी बॉडी में क्या करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिवर के साथ। सबसे पहले प्रोग्राम फिलॉसफी हमारी कुछ इस तरीके से थी कि हमें न्यूट्रिशन गैप को कंप्लीट करना है। उसमें आपका आ गया 10 दिन का गट रीसेट, हमने 10 दिन गट रीसेट कर लिया। अब ये 10 दिन गट रीसेट करके ही नहीं कि हम उसके बाद गट का ध्यान नहीं रखेंगे, गट को हेल्दी बना लिया हमने, बट उसको हेल्दी मेंटेन भी रखना है पूरा टाइम। साथ ही साथ आपका लिवर का हेल्थ, साथ ही साथ आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी। तो इसलिए आप यहाँ देखिए गट रीसेट 10 दिन है, पर 90 डेज जो हमारा हेल्दी वेट का जो एक बेस है, उसमें भी आपका गट हेल्दी रहे, आपका लिवर हेल्दी रहे, और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी, इन सब चीजों तीनों को, इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लिवर से। ये पिक्चर, ये डायग्राम सबने देखा है। ठीक है, लिवर क्या है, एक लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी में। ठीक है, और मेन चीज जब भी हम लिवर सुनते हैं एक चीज का नाम भी याद आता है, बाइल। तो लिवर क्या करता है आपकी बॉडी में, बाइल सिक्रीट करता है। ठीक है, प्रोडक्शन होती है बाइल की लिवर में, जो आपके बॉडी में सिक्रीट करते हैं। मेन चीज, इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग हेल्दी लिवर, अगर हमारा लिवर हेल्दी है तो ये जो उसके फंक्शंस आप देख रहे हैं चार्ट, ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। बट अगर हमारा लिवर ठीक से काम नहीं कर, अगर हमारा लिवर ठीक से अपना फंक्शन नहीं पूरा कर पा रहा, तो उसका भी हम असर देखेंगे कि क्या होगा। सबसे पहले मैं बात करूं डिटॉक्सिफिकेशन, लिवर का मेन काम है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना, मतलब जितने भी टॉक्सिन्स, गंदी चीजें, जो ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी में नहीं चाहिए या जो उसकी हेल्थ पे असर डालेंगी, उसको क्लियर करता है, क्लीन करता है। चाहे वो आप कोई भी ऐसा ड्रग ले रहे हैं, बाय ड्रग मेरा मतलब कोई भी ऐसे मेडिसिन, कई बार हम बिना डॉक्टर से पूछे या कुछ समझे, जस्ट बिकॉज कुछ दर्द हो रहा है, कुछ अजीब लग रहा है, कोई भी दवाई ले लेते हैं, उसका भी एक असर होता है। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि आप फिजिशियन से पूछ के कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो वो लें। दूसरी चीज, अल्कोहल वगैरह का जो एक बुरा असर होता है, उन सबको क्लीन करना। फैटी एसिड, लिवर के साथ फैटी वर्ड बहुत बार सुना होगा, लिवर फैटी, है ना। वो अगर डिटॉक्स नहीं करेगा, क्लीन नहीं करेगा, तो उसका असर क्या होगा कि ये फैट्स जो है ये इसी पे रह जाएंगे। ठीक है, सेकंड, स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, जो भी कोई ड्रग्स वगैरह चीजें ऐसे होती हैं जिसमें से बहुत ज्यादा स्टेरॉइड वाली हॉर्मोन्स को वो स्पाइक कर देता है या रिलीज होती हैं, उनको क्लियर करना।
अमोनिया, यूरिया, ये भी हमें पता है कि टॉक्सिन्स वाली चीजें हैं। सेकंड, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन एलर्जन, जैसे कि पेस्टिसाइड्स। जो हम खाना खा रहे हैं, अगर उसमें पेस्टिसाइड्स है तो उसका जो असर होगा, जो टॉक्सिन, जो गंदी चीजें या हार्मफुल जो हमारे अंदर पार्टिकल्स चले गए हैं, तो उसको क्लियर क्लियर करने का भी काम आपका लिवर करेगा। सेकंड, मेटाबॉलिज्म। अब इसका काम है कि लिवर का मेटाबॉलिज्म करता है, जिसको हम लिपिड मेटाबॉलिज्म कहते हैं, कि आपके बॉडी में जो लिपिड मेटाबॉलिज्म है उसको कैरी करेगा लिवर। दूसरा, आप देख रहे हैं कि जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है वो T4 रिलीज करता है, उसको कन्वर्ट करना होता है T3 में। ठीक है, T4 T3 ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसमें आता है आपका थायराइड में। तो T4 से T3 में कन्वर्ट करना, ये भी लिवर का काम है। तो अगर लिवर ठीक से नहीं होगा आपका फंक्शन, तो ये कन्वर्जन जो है T4 से T3, इसमें भी दिक्कत आएगी। थर्ड पॉइंट है इम्यून सिस्टम। हम कह रहे हैं कि डिटॉक्सिफाई कर रहा है, क्लियर कर रहा है, तो उसमें आपका इम्यून सिस्टम भी आता है। तो जैसे कि आपका कोई भी वायरस है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज है कि जिसमें पैथोजन, मतलब कि डिजीज जिससे हो सके, वो बैक्टीरिया या कोई भी चीज, तो उसको बॉडी से रिमूव करना। तो हमारे ना इम्यून सिस्टम में इस तरीके से होते हैं T सेल्स, B सेल्स, जो आपके एक इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं। अगर कोई एनकाउंटर हुआ, कोई भी ऐसी चीज आई जिससे हम बीमार हो सकते हैं, तो उसके लिए, उसके अगेंस्ट में एक बॉडी ना इम्यूनिटी क्रिएट करती है, एक इम्यून रिस्पॉन्स आता है। उस इम्यून रिस्पॉन्स को हेल्दी बनाए रखने के लिए, या कि वो, मतलब अपनी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए, कि कभी भी कोई ऐसे पार्टिकल या फॉरेन ऐसी चीज आए कि जो आपको बीमार कर सकती है, उसके खिलाफ इम्यूनिटी जनरेट करने को, रिस्पॉन्स देने के लिए आपकी लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका लिवर हेल्दी होगा, तो आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को वो सपोर्ट करेगा। ठीक है। थर्ड, फोर्थ, दूसरा आप देख रहे हैं, ये एक लिखा हिपैटिक एंड पोर्टल वेन इम्यून सिस्टम। ये एक पोर्टल वेन होती है जिससे आपका ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो होता है, तो आपके लिवर की तरफ, तो वो भी एक साइट होता है आपके इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। दूसरा हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे लिवर जो है वो बहुत तरीके के कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस करता है, जिसको हम, वो ना एक सर्कुलर पार्टिकल्स में होते हैं, जिसको हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन्स या लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, ये जो लिपोप्रोटीन्स वगैरह होते हैं, ये मतलब एक तरीके से साइट है हमारा लिवर, जहाँ पे बहुत तरीके के आपके कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस किया जाता है। और दूसरा, हमारी बॉडी में जो विटामिन डी है, वो दो जगह पे जाके कन्वर्जन होता है, और उसके बाद वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। तो पहली साइड जो है वो आपका लिवर होता है। वो जो भी आप विटामिन डी ले रहे हैं उसको कन्वर्ट करता है 25 हाइड्रोक्सीलेस। तो वो कन्वर्जन जो है वो आपका लिवर करेगा। तो अगर आपका लिवर ठीक नहीं है, तो आपका विटामिन डी आप ठीक से नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए भी आपका लिवर भी जो है आपके विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन, आपका उसका कन्वर्जन पे असर डाल रहा है, तो उसकी वजह से भी आपके बॉडी में कमी हो सकती है विटामिन डी की। ठीक है, तो लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी तक हमने पढ़ा डिटॉक्सिफाई करने में, मेटाबॉलिज्म में, इम्यून सिस्टम में, हमारे प्रिकर्सर है एज अ सेक्स हॉर्मोन्स और विटामिन डी के लिए। अगली चीज, बहुत से ऐसे हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे विटामिन्स, मिनरल्स हैं, जिसको लिवर स्टोर करता है। अगर मैं मिनरल्स की बात करूं, जैसे कि आपका जिंक हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इसको स्टोर करेगा। विटामिन्स में आपका A D E के साथ ही साथ आपका B12। ठीक है, अब आप देखें A D E के जो है ना, फैट सॉल्युबल होते हैं। तब लिवर जो है वो फैट का ब्रेक डाउन कर रहा है, सब कुछ है, तो इसलिए यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन स्टोर हो जाते हैं। दूसरी चीज है ब्लड शुगर को बैलेंस करना। हमारी बॉडी में हम कुछ भी खाना खा रहे हैं जिसमें से हमें शुगर मिलती है, तो क्या करती है शुगर हमारी बॉडी में ऐसा स्टोर होती है ग्लूकोज में, ग्लूकोज की फॉर्म में एंटर हुई। अब ग्लूकोज क्या होगा, अब ग्लूकोज तो सिर्फ हमारी बॉडी में रह नहीं सकता। ठीक है, जब जब जरूरत होगी तब हमें, हमारी बॉडी उसको यूज करेगी, तो तब तक वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है एनर्जी की या उस ग्लूकोज की, तो दोबारा से आपकी बॉडी कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में। ठीक है,
तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ, ग्लाइकोलिसिस एक साइकिल होती है, फिर दोबारा जब बॉडी को जरूरत है उस ग्लूकोज की तो ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज में वो कन्वर्ट होगा। अगर लिवर ठीक से काम नहीं करेगा तो ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड चीज ऐसी है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। अब बाइल का मेजर काम ये है कि आपकी बॉडी में जो फैट है उसका ब्रेक डाउन करना, उसको तोड़ना। फैट आपने कुछ खाया, किसी भी आपने कोई चीज से आपको फैट मिला, उसको तोड़ेगा और ये काम करेगा आपका बाइल। ठीक है। तो बाइल का ये काम है मेन। ये डाइजेशन में हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो मेन तो ये आपका फैट लिपिड मेटाबॉलिज्म में है। आपके बाकी भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन का भी साइट है। साथ ही साथ जो बाइल आपके बॉडी में सिक्रीट हो रहा है उसका काम है डाइजेशन में, जिसमें हम मेजरली बात करते हैं फैट ब्रेकडाउन की। यहाँ आप देख रहे हैं प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस का पहली चीज है प्रोथ्रोम्बिन। ये क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर होता है। आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग की चाहिए कि कहीं चोट लग जाए, अगर ब्लड रुकेगा नहीं, क्लॉट नहीं होगा तो वो निकलता रहेगा और आपके बॉडी से ब्लड की कमी हो जाएगी। अब ये क्या होता है कि ना, एक हमारा प्रोथ्रोम्बिन हम कह रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग कोआगुलेंट एक होता है जो बनता है आपका विटामिन के से। ठीक है। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, विटामिन के को ये स्टोर कर रहा है। विटामिन के चाहिए हमें ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनाने के लिए। ठीक है। और जो हमारा लिवर है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, उसको स्टोर कर रहा है। तो इसलिए ये हमारा हेल्प करता है, ये जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर है, ये प्रोथ्रोम्बिन जो हमारा प्रोटीन है उसको सिंथेसाइज करने के लिए। दूसरी चीज हमने पढ़ी लिपोप्रोटीन्स। मैंने कहा था कि प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के ट्रांसपोर्टेशन में एक जगह से दूसरी जगह वो एक स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल सर्कुलर से पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये उसमें हेल्प करेगा। अगर वो बनेंगे तभी वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होगा। तीसरी चीज इम्यून फंक्शन। हमने पढ़ा इम्यून सिस्टम में कैसे काम करेगा। ग्लोब्यूलिन्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कि T4 सेल्स हो गए, आप टी सेल्स हो गए आपके। ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स होते हैं, बहुत तरीके का एक इम्यून रिस्पॉन्स बनता है, जनरेट होता है। तो उन सब में इम्यून फंक्शंस के लिए एक हमारा ये प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन्स, उसको सिंथेसाइज करेगा। फिर आई बात एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या होता है, एक तरीके का प्रोटीन है, बट ये कोशिश करता है कि आपके जो ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है ना उसको कैरी करता है, ताकि जो आसपास के टिश्यू है ना उस पे लीकेज ना हो। ठीक है, उस पे ना जाए। तो वो बचाने के लिए आपको एल्ब्यूमिन की जरूरत पड़ती है कि जो ब्लड में फ्लूइड है वो ही कैरी हो, बाकी जो सराउंडिंग में जो उसके आसपास टिश्यू है वो उस पे लीकेज या उस पे वो असर ना हो। तो उसी को कैरी करने के लिए आपके ब्लड के अंदर ये एल्ब्यूमिन काम करता है। ये एल्ब्यूमिन भी आपका एक प्रोटीन है जिसका सिंथेसिस अगेन लिवर करेगा। ठीक है। और एक आगे कॉपर बायो अवेलेबिलिटी। हमारे बॉडी में आपका कॉपर एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं रहता, उसको चेंजेस होते हैं। ठीक है। सीयू एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और कैसे आपकी बॉडी में कॉपर की जरूरत है और ये कॉपर का डायरेक्ट लिंक कैसे है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे ये कॉपर को स्टोर कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसलिए जो भी हमारा कॉपर बायो अवेलेबिलिटी का फंक्शन है उसको लिवर परफॉर्म करवा रहा है। आप सभी देखिए, आपने यहाँ से जो इतने भी चीजें पढ़ी इंटरलिंक है सब। ठीक है। अगर वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या जो प्रोटीन बन रहा है उसको भी हेल्प कर रहा है। ठीक है। वो अगर ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस कर रहा है ग्लाइकोजन बना के, तो हमें पता है कि ग्लाइकोजन अगर फॉर्म नहीं होगा तो आपका जो ग्लूकोज बॉडी में रह जाएगा, और जो ग्लूकोज होता है वो फैट की तरह से स्टोर होने लगेगा। तो अगेन आपकी बॉडी उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए अगर ये ठीक से काम नहीं करी तो फैट का ब्रेक डाउन नहीं होगा, बॉडी से डिटॉक्स नहीं हुआ तो आपका इम्यून सिस्टम अफेक्ट होगा। तो हर एक चीज लिंक है। तो लिवर के ये जो फंक्शन से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लिवर की हेल्थ को मेंटेन करना है। तो ये हमारे तीन मेजर बेनिफिट्स की अगर बात करें, एफिशिएंट सर्कुलेशन। ठीक है। हमने बात की कि जो लिवर होता है, जो आपका स्टमक और इंटेस्टाइन में ब्लड फ्लो करता है ना, तो उसको क्लीन करता है। मतलब लिवर करेगा तभी वो क्लीन ब्लड आपका जाएगा, जो बाकी सारा डाइजेशन और आपका न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना वो सब में हेल्प करेगा। तो एक एफिशिएंट सर्कुलेशन में हेल्प करेगा।
तीसरी चीज हो गई मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ये प्रोटीन फैट कार्ब्स का तीनों का करता है, मेजरली साइट है आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म की। फैट ब्रेकडाउन, जो बाइल सिक्रीट कर रहा है, बाइल का क्या काम है, वो फैट को तोड़ के, ठीक है, उस हिसाब से कि हमारी बॉडी उसको यूज कर सके जब भी उसको जरूरत है। तो डायरेक्टली इतना बड़ा फैट का मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में जाएगा, ऑब्वियसली वो यूज नहीं कर पाएंगे, तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं। अब कैसे काम करता है इसको एक बारी समझ लेते हैं। फैट जो है उसने लिवर जो है उसने थोड़ा ब्रेक डाउन करा फैट का। उसके बाद फैट का ब्रेक डाउन करा, अभी उसमें से वो क्लीन करेगा जो फैटी और वाटर सॉल्युबल टॉक्सिन्स है, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन उसका पहला फंक्शन हमने समझा। तो लिवर जो है वो ब्रेक डाउन कर रहा है फैट को, उसमें से जो भी टॉक्सिन है, चाहे वो फैट सॉल्युबल है या वाटर सॉल्युबल है, उन सबको क्लीन करेगा। थर्ड चीज, अब उसका यूटिलाइजेशन, कि फैट का जहां जहां जरूरत है वहां वहां उसको पहुंचा देना। अगर लिवर ठीक नहीं होगा तो वो फैट का पहली बात ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा, अगर होता भी है तो ये जो क्लीन करना उसमें से फैट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल टॉक्सिन्स, ये नहीं हो पाएगा। तो अगर वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ और या उसमें से टॉक्सिन्स नहीं निकले, तो जो फैट है वो लिवर के ऊपर ही रह जाएगा, जिसमें हम बहुत ज्यादा सुन चुके हैं कि फैटी लिवर हुआ है, फैटी लिवर हुआ है। फैटी लिवर ऐसे होता है कि आपका लिवर का फंक्शन ठीक नहीं है। तो लिवर जो साइट है जहाँ पे आपके फैट का ब्रेक डाउन होना चाहिए, आपका फैट से आपका जो भी टॉक्सिन्स रिमूव होने चाहिए वो नहीं कर पा रहा। तो जो फैट है वो डिपॉजिट होता जा रहा है उस लिवर पे। तो जितना ज्यादा फैट डिपॉजिट होता रहेगा, उसी हिसाब से वो ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 वो सब चीजें आती हैं, कि कितना आपके लिवर पे फैट डिपॉजिट हो चुके या रह गया है उसके ऊपर। ठीक है, बट अगर वो इफेक्टिव है, ठीक से काम कर रहा है, तो जो भी आपका फैट है वो डिपॉजिट नहीं होगा। ब्रेक डाउन होने के बाद वो उसके ऊपर नहीं रहेगा, जहां जहां उसकी जरूरत है सेल्स में हमारी बॉडी को एनर्जी लेने के लिए, वो वहां वहां फैट को भेज देगा। जहां जहां लिपिड मेटाबॉलिज्म का बाद उसको जाना है, जहां भी हमारे फैट के मॉलिक्यूल्स के फैट की जरूरत है, वो वहां चला जाएगा। तो इस तरीके से काम करता है हमारा लिवर। और लिवर की हेल्थ को इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि हमने देख लिया कि वो कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, और अगर नहीं काम करेगा तो क्या कंडीशन बिल्ड हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करें कि अगर हमें हेल्दी वेट अचीव करना है, आपके लिवर को काम करना एक हेल्दी तरीके से, अपने सारे रोल्स को कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो मेंटेन करेगा आपका एक गुड मेटाबॉलिज्म। क्यों? क्योंकि वो फैट लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है, आपके बाकी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनके मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। तो मेटाबॉलिज्म एंड जो भी न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है, ठीक है, चाहे वो फैट हो, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, विटामिन A D E के और B12 उनका हो गया, तो उन सब में आपका मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व है लिवर। आपके उसके से जो भी एब्जॉर्प्शन करना, जो भी उसमें से अच्छी चीज है उसका जो बेनिफिट लेना है, उसमें भी इन्वॉल्व है। तो इस तरीके से हेल्प करता है आपके हेल्दी वेट को। अगर आपकी लिवर ठीक से काम नहीं करेगा, फैट डिपॉजिट होता रहेगा, बॉडी का फैट बढ़ेगा, विसरल फैट बढ़ेगा, ठीक है, अनहेल्दी अनहेल्दी वेट, अनहेल्दी लिविंग। ठीक है, अगर आपके न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा, उसमें से जो बेनिफिट्स चाहिए, डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, अगेन अनहेल्दी लिविंग, अनहेल्दी वेट की तरह। तो इस तरीके से रिलेट कीजिए कि लिवर जो कर रहा है अगर वो नहीं करेगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा। टिप्स, क्या कैसे हम लिवर को हेल्दी बना सकते हैं। फर्स्ट, बैलेंस डाइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसमें बाद प्लांट बेस्ड प्रोटीन को इंक्लूड करना। ठीक है, हमने देखा कि गट रीसेट के टाइम भी हम कह रहे थे कि प्लांट बेस्ड चीजों को लीजिए। ठीक है, अल्कोहल कंजप्शन को लिमिट करना, अवॉइड कीजिए। ठीक है, फोर्थ, हाइड्रेटेड। आपके पानी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप साफ पानी, पानी तो है इंपॉर्टेंट, साथ ही साथ साफ पानी, ठीक है, क्लीन वाटर। उसके बाद आ गया आपका आपका हेल्दी वेट मेंटेन करना। ठीक है, अगर आपके बॉडी में आप ज्यादा जंक प्रोसेस नहीं खा रहे, अगर आप बहुत ज्यादा फैट वाली चीजें प्रोसेस खाते रहेंगे, आपका बॉडी स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। वो कैसे होगा कि लिवर पे तो असर आएगा कि उसको इतना सारा फैट एक बार में ब्रेक डाउन करना है,
हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज की एफिशिएंसी होती है। वो आप स्लो कर रहे हो, इतना सारा फैट वगैरह देके, ठीक है, इतना ज्यादा प्रोसेस्ड खाना या शुगर उसमें से देके। अब शुगर ग्लूकोज के जो है वो ग्लाइकोजन में होगा स्टोर, पर कितना, कि जितनी बॉडी की लिमिट होगी, उसके अबव जाओगे तो वो एज इट इज आपके ब्लड में रहेगा ना। तो ये सब चीजें, एक्सरसाइज रेगुलरली करना डेफिनेटली, जो लिवर के लिए अच्छे हैं खाना, मतलब जैसे हेल्दी वेजीज हो गई, फ्रूट्स हो गए, आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब हो गया, हेल्दी आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो गया, वो सब इंक्लूड करना, कैफीन को लिमिट करना। कैफीन भी असर डालता है, ठीक है, आपके लिवर पे। सॉल्ट का इनटेक बहुत ज्यादा नहीं, हमें पता है सॉल्ट जो वाटर रिटेंशन भी करता है, वाटर को होल्ड करता है, आपके और भी जैसे आपके इलेक्ट्रोलाइट है उनको इम्बैलेंस करेगा, बहुत सारी चीजों में, ठीक है। तो वाटर होल्डिंग होगा, अगेन बॉडी में मेटाबॉलिज्म स्लो होगा क्योंकि ब्लोटिंग वगैरह होगी, तो अगेन इम्पैक्ट आएगा आपके लिवर की हेल्थ पे। जो भी आप दवाइयाँ या कुछ भी आप इस तरीके की चीजें ले रहे हैं, बिना एक्सपर्ट के एडवाइस नहीं ले, जान ले कैसे कितना जरूरी है आपके लिए, कौन सी चीज का बेनिफिट क्या है, उस हिसाब से ही आप अपना जो भी सप्लीमेंटेशन या कोई भी मेडिकेशन है उसको एक्सपर्ट से पूछ के ले। स्ट्रेस को मैनेज करिए डेफिनेटली, क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा होगा, वो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, आप स्ट्रेस में हमेशा जंक खाना पसंद करते हैं, तो या उसकी तरफ जाएंगे, तो वो चीज भी अवॉइड होगी। फोर्थ लास्ट की रेगुलर चेकअप्स, ठीक है, जो आपको अपडेट देता रहेगा कि आपका लिवर या आपके ओवरऑल हेल्थ कैसी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि हमने अभी तक सीखा कि लिवर किस तरीके से आपका हेल्प कर रहा है फैट ब्रेकडाउन, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करें। इंसुलिन वर्ड सुनते ही पहली चीज क्या आती है कि शुगर लेवल्स, ब्लड शुगर, ठीक है। इंसुलिन से मतलब ही है कि हाँ शुगर बढ़ गई, शुगर कम हो गई, इंसुलिन हाई हो गया, इंसुलिन स्पाइक अप हो गया। ये बड़े वर्ड्स हमने सुने हैं कि किसी ना शुगर बढ़ गई, किसी की शुगर कम हो गई, या किसी का इंसुलिन यूज कर रहा है, क्या है। तो ये बड़ा फेमिलियर सा वर्ड है जिसको हम जानते हैं, पर इसका रोल क्या है, ठीक है। ये कैसे आपके जो अगर आपको हेल्दी वेट एक अचीव करना है, उसको कैसे अफेक्ट कर सकता है, किस तरीके से आपको आपके हेल्दी लिविंग और हेल्दी वेट जो अचीव करने की जर्नी है उसको कैसे अफेक्ट कर सकता है। पहली चीज, इंसुलिन रोल, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। इंसुलिन आपका वो मेन मेजर, अभी हम पढ़ेंगे किस तरीके से है, ठीक है। इंसुलिन जो है वो सेंटर है मेटाबॉलिज्म का। दूसरी चीज ये ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म बेसिकली उसको हेल्प करता है। अभी हम यहाँ पे की पिक्चर देख रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंसुलिन करके, ये सेल है, ठीक है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये इंसुलिन, तो इसको आप एक ऐसे सेल छोड़ दीजिए, आप समझिए कि ये कोई ये जो आप इंसुलिन रिसेप्टर है, ये गेट है यहाँ पे, दरवाजा है, ठीक है। और ये जो की है, ये की से जब ये दरवाजा खुलेगा तभी ये जो लोग हैं इस घर के अंदर जा सकते हैं। बट अगर वो चाबी ही ठीक नहीं है तो वो गेट कभी ओपन ही नहीं होगा, और ये उसके अंदर नहीं जा सकते। और शायद अगर थोड़ा सा आपका इंसुलिन रिसेप्टर है, ठीक है, वो अगर थोड़ा खुल भी गया तो शायद पूरे लोग नहीं अंदर जा पाएंगे। हमारा काम यह है कि जितने भी ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर हैं वो यहाँ जाए। और ये कैसे पॉसिबल है कि अगर आपका इंसुलिन जो है, तो ये लॉक इन की मेथड की तरह से काम करता है। तो अगर दरवाजे का जो एज अ लॉक है, उसकी की अगर ठीक होगी तभी वो उसको ओपन करेगा, तभी वो उसके अंदर जाएंगे। कौन जाएगा? हमारे ग्लूकोज, ठीक है, जो हमारे ब्लड के अंदर है। वो सेल के अंदर जाके जहां उसकी जरूरत है उसको एनर्जी देने की, या उसका जो भी हमें उसमें से एटीपी चाहिए, ठीक है, वो सब हमें बेनिफिट्स तभी मिल पाएंगे, ठीक है। तो ये मेजर काम है हमारे इंसुलिन का, ये इम्पोर्टेंस है कि इंसुलिन रिलीज हो, जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज हुआ। और इंसुलिन रिलीज कौन करेगा, इसका आंसर एक बार आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसे बॉडी का
हमारा ऑर्गन है जो इंसुलिन रिलीज करता है। अमेजिंग, सभी को मालूम है, ठीक है, कि पेनक्रियास जो है वो हमारा इंसुलिन सिक्रीट करता है, ठीक है। तो अगर इंसुलिन ठीक से प्रोड्यूस नहीं हुआ, नहीं आया, तो ये पहली बात इसको ओपन नहीं करेगा, इसको ओपन नहीं करेगा। ये क्या है, हमारा इंसुलिन रिसेप्टर, ठीक है, जो एक्सेप्ट करता है, रिसीव कर रहा है इंसुलिन को। तो वो इंसुलिन को रिसीव नहीं कर रहा, अगर इंसुलिन उतना नहीं आ रहा जितनी जरूरत है, तो ये ओपन ही नहीं होगा। ये ग्लूकोज के जो चैनल है जो यहाँ से जाने चाहिए, वो इसके अंदर नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, ब्लड के अंदर ही रह जाएंगे। अब इसका इफेक्ट देखते हैं कैसे होगा। पहली बात तो हमारा इंसुलिन क्या ऐसा रोल प्ले करता है कि जो हमारे वेट को भी अफेक्ट कर दिया, हमारे, हम कह रहे हैं कि हमारी जो एक हेल्दी लिविंग है उसको भी अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। जो हम खाना खा रहे हैं उसको कन्वर्ट करते हैं हम ग्लूकोज में, ठीक है। अब ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया, उसको हमें सेल तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, ब्लड के अंदर आया ना ग्लूकोज। ग्लूकोज ये तो नहीं सीधा आपने कुछ ऐसी चीज खाई जिसमें से ग्लूकोज रिलीज सीधा सेल्स में चला गया, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। पूरा मेटाबॉलिज्म होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो मेटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन होने के लिए उसको बॉडी, सेल, ताकि उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब कर सके, उसको लेने के लिए आपका क्या काम है कि इंसुलिन का रोल आएगा, जो आपके सेल तक सारी एनर्जी या जो उसके रिक्वायरमेंट है वो पहुंचा सके, ठीक है। दूसरा, अगर आपका बॉडी में जितना ग्लूकोज है उतना इंसुलिन रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है। पर ग्लूकोज बहुत ज्यादा है, इंसुलिन बहुत कम है, ये भी अब नॉर्मल है। इंसुलिन बहुत ज्यादा है, ग्लूकोज बहुत कम है, ये भी अब नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या चीज है कि जितनी हमारी बॉडी में ग्लूकोज आया उतना इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ, उतना ही हमारे सेल ने यूज कर लिया। दूसरी चीज, ये सब चीजें सिर्फ इस तरीके से नहीं होगा कि ना, आपकी बॉडी का एक रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज का भी, और वो हर किसी के लिए अलग है, ठीक है। आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से भी। दूसरी चीज, आप किस तरीके का खाना खा रहे हैं, ठीक है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जो ये ग्लूकोज आपको एनर्जी दे रहा है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो हम कह रहे हैं कैलोरीज इन कैलोरीज आउट ज्यादा होना चाहिए और कैलोरी डेफिशिट में रहना चाहिए, वो हम अचीव कर लेंगे, ठीक है। पर अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, हमारे सेल्स तक पहुंच भी गया, पर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, वो सिर्फ रह रहा है, तो अगेन वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके हेल्दी वेट की जर्नी को अचीव करने में। दूसरी चीज, वापस जाइए लिवर पे। लिवर पे हमने एक चीज सीखी थी कि ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या मतलब है कि अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन ठीक से आया, उसने ग्लूकोज को सेंड कर दिया सेल के अंदर, ठीक है, जहां जहां रिक्वायरमेंट थी वो यूज हो गई, जो नहीं रिक्वायरमेंट थी वो कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन में। ये लिवर का भी फंक्शन था। बट अगर लिवर भी ठीक नहीं है तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में नहीं होगा कन्वर्ट। उसी के ऊपर अगर आपका इंसुलिन ठीक से उतना रिलीज नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं अमाउंट ऑफ ग्लूकोज आपके ब्लड में कितना हो जाएगा। ना लिवर उसको कर रहा है स्टोर, ठीक है, और जो ग्लूकोज स्टोर नहीं हो पाता वो अगेन स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ फैट, ठीक है। तो एक डायग्राम से हम सीखते हैं कि क्या है ग्लूकोज रेजिस्टेंस। पहली बात तो ग्लूकोज रेजिस्टेंस क्या होती है, ये एक कंडीशन है कि आपके जो सेल्स हैं बॉडी के, वो कम रिस्पॉन्स करेंगे या रिस्पॉन्स नहीं करते उतना जितनी जरूरत है, कि इफेक्टिव जितनी रिक्वायरमेंट है उतना इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में, या उतना इंसुलिन को आपकी बॉडी में रिलीज करने में। ये वाला पार्ट पहले देखिए, नॉर्मल वाला। नॉर्मल में क्या है कि हमारे ये ब्लड में या हमारे बॉडी में ग्लूकोज आया, हमने जो भी खाना कोई चीज खाई वो कन्वर्ट हुई ग्लूकोज में, ये देख रहे हैं इंसुलिन। अब इसका ये नीचे वाला जो ये ऐसे जिगजैग वाला पोर्शन है, इसको ध्यान से देखिए। ये वाला जो पोर्शन है,
और जो ये वाला पोर्शन है, ये किस तरीके से लग रहा है कि ये उसमें जाएगा तो लॉक एंड की तरह से फिक्स हो जाएगा, है ना। अब इसको हम ये भी कह रहे हैं कि इंसुलिन रिसेप्टर साइट भी है, क्योंकि इंसुलिन अपनी साइट पे ही जाके लगेगा। अब इंसुलिन यहाँ नहीं लग सकता, इंसुलिन यहाँ नहीं लग सकता, इंसुलिन यही होगा। ठीक है, तो ये लॉक एंड की तरह फिक्स हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें क्या होगा, हाँ इसमें फिक्स हो गया, तो ये जितना भी ग्लूकोज है ये नॉर्मली जितना हमारे सेल्स को चाहिए इंट्रासेल्युलर, हमारे बॉडी के हमारे सेल्स के अंदर चला गया। तो ब्लड स्ट्रीम में ऐसा कोई भी फ्री मॉलिक्यूल नहीं है ग्लूकोज का। सिमिलरली, अगर हमारी इंसुलिन रिस्पॉन्स उतना नहीं है बॉडी का जितना होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्या हो सकता है हमारी कंडीशन, मतलब ये ग्लूकोज है। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं ना, ये ग्लूकोज और इस ग्लूकोज नॉर्मल वाले में तो पहले क्वांटिटी देखिए कितनी ज्यादा है। ठीक है, एक तो ये भी रीजन हो सकता है कि आप बहुत जरूरत से ज्यादा मतलब बॉडी में वो ग्लूकोज है। दूसरी चीज, ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, ये इसका जिग्जैग चीज देखिए, और जो इंसुलिन रिसेप्टर साइट है ये है ही नहीं, ये इसमें जाके फिक्स हो ही नहीं सकती। ये फिक्स होगी नहीं। आप खाना खा रहे हैं, आप अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं, आप अपना खाना खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, वो ग्लूकोज ग्लूकोज बढ़ता ही जाएगा उसके अंदर आपके ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि जितना सेल को चाहिए उतना तो मिल नहीं पा रहा। कितना मॉलिक्यूल्स आए, बहुत कम। यहाँ बाहर ब्लड में कितने हैं, बहुत ज्यादा। तो सेल्स को तो उतनी एनर्जी मिली नहीं। अब सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रही है, वो बॉडी को इंडिकेट ही करी जा रहा है कि मेरे को एनर्जी नहीं मिली है, हम खाना खाई जा रहे हैं। बट ये नहीं हम समझ रहे कि हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस आ चुकी है, हमारा एक कंडीशन बन चुका है कि इंसुलिन उतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहा जो करना चाहिए, या हमारी बॉडी जो है, जो उसका रिसेप्टर साइट है, वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा। वो उस पे अटैच होके अपने सारे ग्लूकोज सेल्स में नहीं डाल पा रहा, कि जा पा रहा, कि जिसकी वजह से उसको एनर्जी मिल सके। ठीक है, ये एक और डायग्राम इमेज है, जिसमें अगर मैं बात करूं कि हाँ, इसमें अगेन यही लिखा है कि हेल्दी वेट अचीव करने के लिए आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। आपने सब चीजें कर ली, आप कह रहे हो मैं तो एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, मैंने एक डाइट भी फॉलो कर लिया, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, बट फिर भी मेरा चेंजेस नहीं आ रहे। तो कहीं ना कुछ तो मिस हो रहा है। शायद आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो पर उतनी कैलोरीज नहीं दे रहे बॉडी को जितनी उसकी जरूरत है, या फिर आप बहुत ही ज्यादा कैलोरीज ले रहे हो जो जरूरत से भी ज्यादा है। एक वो भी रीजन हो सकता है। अगेन ये पॉइंट आ गया जो हमने पहले डिस्कस करा था, कि जो बॉडी है जितना भी एक्सेस शुगर होगा उसको स्टोर करेगा फैट के फॉर्म में। फैट की फॉर्म में बॉडी उसको स्टोर कर रहा है। जो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज है, डायग्राम में देखें तो ये क्या है, जहां जहां जितने चाहिए बॉडी के अंदर, ठीक है, उतने हैं नॉर्मल ग्लूकोज। हाई ब्लड ग्लूकोज क्या है कि बहुत ज्यादा, जितना हमें रिक्वायरमेंट है हमने उतना अपने आप को वो खाना दिया तो ठीक है, जितनी जरूरत है वो कंप्लीट हो जाएगी। पर जरूरत से ज्यादा दोगे तो अब वो ग्लूकोज जो कन्वर्ट हुआ है वो यूज नहीं हो पा रहा सेल से, तो जो रह गया है ब्लड में वो स्टोर होगा फैट में। और अगर जो फैट स्टोर होगा वो कहाँ डिपॉजिट हो सकता है अगर उसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ, बताएंगे आप लोग कहाँ डिपॉजिट होगा अगर उसका ब्रेक डाउन नहीं हुआ? चैट में बताइए आप लोग। बिल्कुल सही, सारिका जी, बिल्कुल, हाँ जी, आपके लिवर पे। यस, आपका लिवर पे डिपॉजिट होगा अगर आपकी बॉडी ने उस जो फैट का ब्रेक डाउन नहीं करा, यूटिलाइज नहीं करा। तो अगेन आपका बॉडी फैट जो है वो राइज अप हो जाएगा, जो हम देखते हैं ना पैरामीटर्स में। आप कई बार हमें लगता है कि आ, इनका फिजिक तो ठीक है, ये तो लग ही नहीं रहे मोटे या कुछ नहीं है, पर एकदम से देखेंगे तो बॉडी फैट बहुत हाई आता है। वो इन सब चीजों की वजह से हो सकता है, या तो आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, कि आपकी ग्लूकोज जो है वो यूज ही नहीं हो पा रहा, जितना सेल्स को चाहिए उससे ज्यादा है ब्लड ग्लूकोज, और उसको बॉडी कन्वर्ट करके फैट में तब स्टोर कर रही है। एक ये रीजन। ठीक है, दूसरा कि आपका लिवर फंक्शनिंग में भी अपसेट है, ठीक से नहीं कर रहा लिवर अपना फंक्शन पूरा।
जिस वजह से आपके बॉडी में एक्सेस फैट डिपॉजिट हो चुका है। ठीक है। ये आप देख रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस एक्शन में। ठीक है, किस तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस से आप वेट गेन होता है। बहुत समय तक ये ऐसे नहीं होता कि एक दिन मैंने ज्यादा खा लिया तो अगले दिन इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी। ये रूटीन है। आप सुनते हैं ना कि इंसुलिन रिलेटेड जो भी कंडीशन होती है वो लाइफस्टाइल कंडीशन होती है। हम क्या बोलते हैं, अगर किसी का इंसुलिन ठीक नहीं है या इंसुलिन रिलेटेड प्रॉब्लम है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ये आपकी लाइफस्टाइल हैबिट से रिलेटेड, आपका लाइफस्टाइल कंडीशन है। एक दिन की चीज नहीं होगी, एक दिन ज्यादा मीठा खा लिया तो ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो गया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी ईटिंग हैबिट्स कैसे हैं, क्या आपका एक्सरसाइज रूटीन है कि नहीं, किस तरीके से ये सब चीजें हो रही हैं। तो विद टाइम आपकी जो बॉडी है, क्योंकि इतना ज्यादा ग्लूकोज हो गया या आपका हेल्दी नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल आप ठीक से नहीं खा रहे, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आपके स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा है, बहुत सारे फैक्टर्स, जितनी आपके लाइफस्टाइल रूटीन के रिलेटेड फैक्टर्स हैं, वो सब अफेक्ट करेंगे आपको इंटरनली बॉडी में। तो विद टाइम क्या होगा, कुछ समय बाद आपके जो सेल है ना, वो उतना रिस्पॉन्स नहीं देंगे जितना उनको देना चाहिए। तो ओवर अ पीरियड वो अपना उनका जो रिस्पॉन्स होगा ना वो कम हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं इंसुलिन रेजिस्टेंट, कि जितनी इंसुलिन हमें जरूरत है बॉडी में वो नहीं रिलीज कर रहे। तो इससे क्या होगा कि ब्लड में, जैसे अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि और ग्लूकोज बढ़ जाए, ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, इसका मतलब क्या है। अब देखिए ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया, जो ब्लड में ग्लूकोज जैसे ही आता है ना, तो जो ब्रेन है ना वो ट्रिगर कर देगा पेनक्रियास को कि इंसुलिन निकालो, इंसुलिन रिलीज करने का टाइम हो गया। जैसे ब्लड में ग्लूकोज आएगा, आपका पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज करने लग जाता है। पर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ चुका है, सेल उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, पर ब्लड में आपके ग्लूकोज बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। उस वजह से क्या है, जो ब्रेन जो है वो आपके सेल्स को सिग्नल दे ही रहा है कि नहीं, इंसुलिन की जरूरत है, इंसुलिन की जरूरत है। जो सेल्स है वो काम कर ही जा रहे हैं। ठीक है, वो काम अपना कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, जहां जरूरत भी नहीं है वो अपनी एनर्जी लॉस कर रहे हैं। ठीक है, एनर्जी लॉस कर रहे हैं क्योंकि वो ग्लूकोज ब्लड में है, ये उनको ट्रिगर हो रहा है। पर ये नहीं कि इंसुलिन उसके रिस्पॉन्स में, क्योंकि ह्यूमन का मैकेनिज्म है ना कि ब्लड में ग्लूकोज आया इंसुलिन रिलीज होगा। पर इंसुलिन ही ठीक से रेजिस्टेंस नहीं है, पर ब्लड में तो ग्लूकोज है ही ना, उसका सिग्नल तो मिलता रहेगा। तो सेल्स अपना काम करते रहेंगे। अब सेल्स अपनी एनर्जी लूज करते, अपनी एनर्जी उनकी चली जाती है। उस वजह से क्या होता है कि लो एनर्जी की वजह से हमारे ब्रेन को एक और सिग्नल जाता है कि भाई हमारे पास एनर्जी नहीं है, हमें एनर्जी दे दो। उसके लिए क्या होगा, एक ह्यूमन बींग एनर्जी के लिए क्या लेता है, खाना। तो हम क्रेव करेंगे, क्रेविंग होगी, जिसको हम कहते हैं सूडो हंगर। अब सूडो का मतलब होता है नकली, वो हंगर नहीं है, एक्चुअली आपकी बॉडी को खाने की जरूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस आ चुका है, आपका सेल उतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है इंसुलिन के लिए जितना करना चाहिए, तो आपके सेल्स ज्यादा काम कर रहे हैं क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज अभी भी है, वो यूटिलाइज नहीं हुआ है। तो आपकी बॉडी क्रेव कर रही है कुछ ना कुछ खाने के लिए। अब चाहे आप हेल्दी खाएं तो भी आप अपनी कैलोरीज को बढ़ा रहे हैं क्योंकि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा खा रहे हैं। अगर आप अनहेल्दी खा रहे हैं तो अफेक्ट हमें पता ही है दोनों केसेस में। तो इसको कह रहे हैं इस वजह से वेट गेन होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस आने पे। तो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी को। एक तो हेल्दी वेट मेंटेन कर अपना वेट मेंटेन रखें। ठीक है, अब वेट मेंटेन करने के लिए हमें मालूम है क्या क्या करना है, हेल्दी रूटीन फॉलो करनी, हेल्दी खाना खाना है, एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली, सो दैट जो हमारी बॉडी में फैट है या हमारी जो कैलोरीज हैं, वो जितना कैलोरीज इन कैलोरीज आउट वाला जो है हमारा पॉइंट वो हो। ठीक है, एनर्जी बैलेंस वाला, जिस वजह से कैलोरी अगर इन से ज्यादा कैलोरी आउट होगा तो कैलोरी डेफिसिट रहेगा। और ये सब चीजें आपके वेट को मेंटेन करेंगी। स्ट्रेस रिड्यूस कीजिए,
डेफिनेटली इसकी वजह से भी आपके हॉर्मोन्स अफेक्ट करते हैं, आपके सेल्स के रिस्पॉन्स को। अब नॉट कंज्यूमिंग एक्सेस कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसमें दोनों है, सिंपल भी और कॉम्प्लेक्स भी। सिंपल कार्ब्स खाओगे तो सीधा एकदम से बहुत ज्यादा ग्लूकोज रिलीज हो जाएगा, तो बॉडी कितना वो ग्लूकोज फिर ब्लड में रहता ही रहेगा अगर उसको यूटिलाइज नहीं हो पाया। दूसरे, अगर कॉम्प्लेक्स भी खा रहे हो तो पोर्शन में, कॉम्प्लेक्स ही खाना है पर उसको पोर्शन में, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं आपके जो आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो अब एक हमने आज इस सेशन में क्या क्या सीखा। ठीक है। कि आपका गट रीसेट के बाद आपके 10 डेज में बाद आपकी क्या स्टोरी बिल्डिंग हुई है। स्टोरी बिल्डिंग के बाद आप किस तरीके से पर्सनलाइज डाइट प्लान पे किसी का पर्सनलाइज डाइट प्लान की तरफ उसको प्रोवाइड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशनिस्ट और एम्बे कंटेंट। ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि टेम्पलेट में किस तरीके से डाइट प्लान के पीछे का जो माइंडसेट है वो क्या होता है, क्या जरूरी होता है, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमने समझा लिवर का फंक्शन, लिवर का रोल, लिवर अगर ठीक नहीं है तो क्या होगा। उसके बाद इंसुलिन सेंसिटिविटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, की इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों आता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हमारी बॉडी में क्या होता है और हमें उसको कैसे इम्प्रूव करना। तो ये हमारा एक पर्सनल डाइट प्लान का टेम्पलेट था। ठीक है, हमने वो सीखा। और हमारे पास क्यू कार्ड से आज के लिए लिवर और इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो ये दो टॉपिक आज हमने कवर करे। तो अब आप सभी के लिए एक असाइनमेंट है कि आप एक अपनी प्रैक्टिस करने के लिए एक वीकली पर्सनलाइज डाइट प्लान जो हमने आपको टेम्पलेट दिखाया उसमें एक बनाएं डेफिनेटली। ठीक है, कि किस तरीके से आप ऑप्शंस दे सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, है ना। एक प्रैक्टिस फॉर्म में आप जरूर वो ट्राई कीजिए, पर्सनलाइज डाइट प्लान क्रिएट करिए जिसको आप टाइमली अपना असाइनमेंट को 11 मार्च तक सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आज के सेशंस के मेजर पॉइंट्स क्या थे कि गट रीसेट के बाद अपने बैच के लिए 10 दिन के बाद आप कैसे एक स्टेज बिल्डिंग करें, उसमें से कैसे स्टोरी आप बिल्ड करेंगे, स्टोरी कैसे आप उसमें से बना सकते हैं, कैसे, क्योंकि स्टार्ट है। ठीक है। आप एक्सरसाइज के लिए किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, किसी को आप अपना रूटीन बदलने के लिए कर रहे हैं, तो जैसे हम कह रहे हैं ना कि स्टार्ट ऑफ द डे अगर हेल्दी होता है एक्सरसाइज से, अच्छे खाने से, तो पूरा दिन अच्छा जाता है। सिमिलरली अगर स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम हेल्दी हो रहा है, अच्छी आदतों से हो रहा है, कि आगे का पूरा प्रोग्राम भी अच्छे से जाएगा। ठीक है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखेंगे, इनिशिएट करेंगे पहला काम 10 दिन के गट रीसेट के बाद उनका डाइट प्लान की जर्नी का, कि उनको एक पर्सनलाइज डाइट प्लान देना। उसके बाद इंगेज रखना नॉलेज सेशन, और उनको भी जो आप कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हो ना उन्हें भी ये सब चीजें बताना कि लिवर का क्या रोल है, लिवर को कैसे हेल्दी रखना है, अगर हेल्दी नहीं रखा तो क्या होगा, या इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होती है, कैसे इंप्रूव होगी, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, सेल्स ने रिस्पॉन्स नहीं करा, ग्लूकोज रह गया ब्लड में, तो वो क्या करेगा। ठीक है। तो ये सब एंगेजमेंट रह रही है ना, उनको भी रह रहा है कि हाँ आज कुछ नया सीखने को मिल रहा है, आज कुछ नया पता चल रहा है, अरे ये भी होता है हमारी बॉडी में, ये भी चीजें हमें हमारे वेट को और हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रही हैं। तो ये सब चीजें। ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने बहुत ही पेशेंटली, बहुत ही अच्छे से ये सेशन को सुना। और आई होप आप सबको अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई हों, समझ आई हों। और इसी के साथ अगर आपका कोई क्वेरी है तो मैं डेफिनेटली लेना चाहूँगी। तो अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। और याद रखिएगा आप जो भी ये सेशन में आज हमने नॉलेज ली कि हमारा लिवर, हमारा आपका कैसे काम कर रहा है, ठीक है, उसका क्या रोल है, इंसुलिन सेंसिटिविटी कैसे रोल है, इनको आफ्टर द सेशन भी आप ट्राई कीजिए एक कोरिलेट करने के लिए कि कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। और सारी चीजें, गट हो गया, स्टार्ट आपने 10 दिन के गट रीसेट से करा,
ठीक है, उसके बाद आपने लिवर का ध्यान रख, आप देख रहे हैं कि लिवर की चीजें को भी इम्पोर्टेंट, मैंने कहा ना फिलोसफी जो है कि 10 दिन गट रीसेट तो हो गया, पर वो कंटिन्यू रहेगा कि गट के साथ साथ आप लिवर को भी ध्यान रहे, आप अपना इंसुलिन सेंसिटिविटी का भी ध्यान दें। तो ये तीनों पिलर्स को आपको एक साथ लेके चलना है। सर ये पीपीटी सेशन के बाद आई गेस ये आपको पता चल जाएगा, बट आपको क्यू कार्ड से डेफिनेटली मिल जाएंगे, या कुछ ना कुछ जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, किसी ने पूछा है कि सेशन के बाद। यस, एक क्वेश्चन है कि विटामिन डी का अगर हम कंजप्शन करें तो क्या वो इम्प्रूव करेगा लिपिड प्रोफाइल को। देखिए, लिपिड प्रोफाइल, मैंने कहा कि साइट है कोलेस्ट्रॉल, प्रीकर्सर की तरह काम करता है लिवर आपका। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि अगर जो लिवर है वो साइट है विटामिन डी के कन्वर्जन के लिए, तो लिपिड प्रोफाइल ठीक है, लाइपोप्रोटीन्स का भी साइट है, वो सिंथेसाइज कर रहा है, और साथ ही साथ विटामिन डी को स्टोर भी कर रहा है। ठीक है, तो विटामिन डी की खुद की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए लिवर की हेल्थ इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज, जो विटामिन डी होता है वो आपका फैट सॉल्युबल होता है, तो आपकी बॉडी में फैट, गुड हेल्दी फैट की रिक्वायरमेंट रहती है उसके कन्वर्जन में, उसके एब्जॉर्प्शन में, सब कुछ। तो विटामिन डी से कोलेस्ट्रॉल की लिपिड प्रोफाइल चेंज नहीं, हाँ, पर विटामिन डी अफेक्ट जरूर होता है आपके लिवर की हेल्थ से, या अगर आपकी बॉडी में हेल्दी फैट नहीं है जितना रिक्वायरमेंट है, तो वो एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं, क्योंकि वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। वाटर इनटेक काउंट्स ओनली प्लेन वाटर, और टी एक्सेट्रा काउंट्स इनटू डेली वाटर। नहीं नहीं नहीं, वाटर इनटेक से मेरा मतलब पानी से ही है। ठीक है, टी कॉफी वगैरह ये तो हम वैसे ही कह रहे हैं, आप लिमिट करिए। ठीक है, आपके लिवर की हेल्थ के लिए सही नहीं है, आपके गट के लिए सही नहीं है। ठीक है, इरिटेटेड, एज अ इरिटेंट्स है। ठीक है, इरिटेट कर सकता है आपके गट को, आपके बैड बैक्टीरिया जो है गट में उसको बढ़ा देता है। तो ये नहीं, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ पानी की, जो आप पानी पीते हैं, या फिर अ, ठीक है इन्फ्यूज वाटर वगैरह है उसमें हम उसको काउंट कर सकते हैं। पर वो ठीक है, आप मॉर्निंग में एक कप ले रहे हैं, या आपका फंक्शनल जूस है, ये आपके हेल्दी लिक्विड्स में आ सकते हैं, पर वाटर इज सेपरेट। तो वाटर का ध्यान आप अपना जरूर रखें, जो आपका टोटल बॉडी का रिक्वायरमेंट है उससे, वो उसको पूरा करने के लिए। विसरल फैट रिड्यूस करने के लिए सर बहुत सी चीजें हैं कि आप अपना हेल्थी वेट मेंटेन रखें, आप अपना खाने पीने पे ध्यान दें, बैलेंस डाइट रखें, लिवर की हेल्थ, क्योंकि लिवर जो भी ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है, फैट का अगर वो नहीं होगा तो डिपॉजिट होगा, और जो भी आपका प्रोसेस्ड हो गया, रिफाइंड शुगर का इंटेक हो गया, उसको लिमिट करना, एक्सरसाइज करना ताकि कैलोरीज डेफिशिट में आपकी बॉडी रहे। तो ये सब चीजें होती हैं आपके बॉडी फैट को या विसरल फैट को रिड्यूस करने और आपकी लिवर हेल्थ का ध्यान रखने में। साथ ही साथ फैट डिपॉजिट हो रहा है या कहीं ना कहीं तो बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा है, तो उसका भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो आई गेस आज के लिए हमारा सेशन यहीं तक था, तो आगे आने वाले सेशन पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।